देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। हाँ मैम। अच्छा देखो हम लोग जो है लास्ट दिन जो है स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था, क्लासिकल डेफिनेशन, मतलब बहुत सारा चीज पढ़ा था, ठीक है, छोटा छोटा बहुत सारा जो भी हम लोग का आता है, ठीक है। हम लोग ना इस चैप्टर तो बहुत मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो क्वेश्चंस वगैरह है उसके हिसाब से करेंगे। तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम लोग एक्स्ट्रा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है ये, फॉर्मूला बहुत सारा रहता है, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि हम लोग जब करें तो उसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से कर पाए। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या था कि फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। कोई भी हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, तो अगर याद आ रहा है तो एक बार जस्ट हम रिकॉल करवाते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इवेंट एंड टाइप्स ऑफ इवेंट, उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन और कुछ थोड़े बहुत जो है छोटे मोटे चीज हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग देखो, आज तो सेट सी का क्वेश्चन हम लोग कुछ करेंगे जो कि हम लोग का क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने तुम लोग को एक टास्क दिया था, तुम लोगों ने किया कि नहीं मुझे नहीं पता, कोई कोई तो कुछ बोला नहीं है। 15.4, 15.4 जो क्वेश्चन है उसको मैंने तुम लोग को एनालिसिस करने के लिए बोला था कि तुम लोग देखो कि क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। और आंसर तो दिया हुआ ही है, लेकिन सोच के बताओ कि क्यों ऐसा हुआ। तो देखो 15.4 नंबर पहले जो मैंने होमवर्क दिया था वो हम पहले करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग सेट सी का आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द चांसेस ऑफ पिकिंग ए स्पेड, क्या बोला है देखो, पिकिंग ए स्पेड, एक स्पेड मतलब कार्ड का बात हो रहा है, कार्ड, ठीक है, स्पेड कार्ड, पिकिंग ए स्पेड, और बोला है, और इन एस, एस मतलब इक्का, जिसमें ये ए लिखा हुआ रहता है, इक्का जिसे बोलते हैं ना, तुम लोग भी कुछ बोलते होगे, ठीक है, तो हम तो इक्का बोलते हैं। एस कार्ड जो है नॉट ऑफ स्पेड। अब देखो इक्का कार्ड कैसा कैसा होता है, ये रहा कार्ड, यहाँ पर इक्का ऐसे ऐसे ए लिखा हुआ रहता है और ये बीच में साइन रहता है, जैसे कि ये हार्ट वाला साइन हो गया और ये डायमंड वाला हो गया, यहाँ पर और भी जगह पे जो है ड्रॉ रहता है। हम जस्ट समझा रहे हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है, टोटल 4 इक्के होते हैं, क्योंकि 13 करके 4 तरह का कार्ड होता है। 4 तरह का इन द सेंस कलर दो, ठीक है, 4 साइन वाला, तो एक ये हो गया। दूसरा कुछ ऐसे देखने में होगा, ठीक है, ऐसा वाला, और एक ऐसा होता है, ठीक, कैसा, ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर इक्का, यहाँ पर इक्का। अब हमें बोला है कि हमें क्या करना है, एक 52 कार्ड है, ऐसे पैकेट से हमें एक कार्ड पिक करना है। और हमारे लिए फेवरेबल केस क्या है कि हमें एक स्पेड कार्ड मिल जाए, मतलब ये वाला एक स्पेड कार्ड मिल जाए, या फिर एस नॉट ऑफ स्पेड, मतलब ये वाला नहीं चलेगा, समझो, बोल रहा है कि हमें स्पेड कार्ड मिल जाए, कोई भी कार्ड जिसपे स्पेड बना हुआ हो, स्पेड कार्ड मिल जाए, या फिर हमें ऐसा इक्का वाला कार्ड मिल जाए, मतलब ए लिखा हुआ कार्ड मिल जाए जिसमें स्पेड नहीं है, मतलब ये वाला कार्ड नहीं चाहिए, ये तो स्पेड है ना, स्पेड है और इक्का भी है, ये वाला कार्ड नहीं चाहिए, मतलब हमें ऐसा इक्का चाहिए, ये या फिर ये या फिर ये, ठीक है, मतलब ये जो है हर्ट वाला होगा तो भी चलेगा, और ये डायमंड वाला है तो भी चलेगा, ये क्लब वाला है तो भी चलेगा, लेकिन स्पेड वाला इक्का नहीं चलेगा। या तो ये तीनों में से कोई एक मिल जाए, या फिर ऐसा कोई भी कार्ड मिल जाए जिसपे स्पेड बना हुआ हो लेकिन इक्का नहीं, ठीक है, स्पेड बना हुआ है, स्पेड वाला कार्ड मिल जाए, जैसे कि जे मिल जाए, के मिल जाए, ऐसा कोई भी कार्ड मिल जाए, बट हमें इक्के वाला इक्का जिसपे स्पेड बना हुआ है वो वाला हमें नहीं चाहिए। ये हमारा फेवरेबल केस बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर हमें यहाँ पर बोला है व्हाट इज द चांसेस ऑफ पिकिंग ए स्पेड, तो स्पेड कार्ड पाने का चांसेस क्या है, तो हम लोग पहले लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कार्ड पिक करना, ठीक है, तो टोटल आउटकम या फिर सैंपल स्पेस बोला जाता है, टोटल आउटकम ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट,
टोटल आउटकम क्या हो सकता है, जैसे एक सिक्का टॉस करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल, दो रैंडम आउटकम है। अगर लूडो का गोटी रोल करोगे तो 1 से लेके 6 ऐसे आउटकम्स मिलेंगे। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड जो है मतलब ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम लोगों का टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है, मतलब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है। 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम क्या होगा, जैसे लूडो का गोटी का टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, एक कॉइन टॉस करने का टोटल आउटकम है हेड एंड टेल। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड पिक करने का आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम। ये ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था। जब भी कार्ड पिक करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, बोलो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा। अरे बोलो, गलत होगा तो हम ठीक कर देंगे, बोलो बता देंगे कहाँ गलत हो रहा है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, अगर हम लोग एक कार्ड ड्रॉ करना चाहते हैं तो कौन सा वाला होगा टोटल पॉसिबल आउटकम। ये देखो ना, हम तो अभी दिखा रहे हैं, एक किंग कार्ड ड्रॉ करने में टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा। मतलब देखो ये 52 में से कोई भी एक कार्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कौन सा होगा। 52 में से कोई एक कार्ड निकालेंगे, अब कौन सा निकालेंगे वो तो हमें भी नहीं पता, तो 52 होगा ना। टोटल पॉसिबल आउटकम 52 होगा। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम है कि हमें क्या मिल जाए, स्पेड। ऐसे देखो यहां पर क्या बोला है, पिकिंग ए स्पेड, पिकिंग ए स्पेड और एस, और एस नॉट ऑफ स्पेड, है ना, एस नॉट ऑफ स्पेड, ये हम लोग का फेवरेबल आउटकम है। तो स्पेड कार्ड मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है 13 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हमें अगर मिल जाए, वो 13 कार्ड जिसपे स्पेड बना हुआ है उसमें से कोई भी अगर हमें मिल जाए। और का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है, जो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसका लॉजिक देख चुके हैं। और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। या फिर हमें वो इक्के का कार्ड मिल जाए जिसपे स्पेड ना हो, तो इस ऐसा हमारा फेवरेबल केस कौन सा होगा, अगर हमें डायमंड वाला मिल जाए तो भी चलेगा, अगर हमें हार्ट वाला मिल जाए तो भी चलेगा, क्लब वाला मिल जाए तो भी चलेगा, यानी तीन तीन में से कोई भी एक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 16, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पेड और एस नॉट ऑफ पेड कितना हो जाएगा, 16/52, ठीक है। 16/52, ये देखो 16/52 किया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 16/52 मतलब 4/13। तो ये हो जाएगा, ये देखो ए रिप्रेजेंटिंग पिकिंग और ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड, दिस वाज ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/13। तो ये हम लोग सिर्फ यही वाला प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला छोड़ो, ये फॉर्मूले से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया, मैंने बोला ना फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना हम लोग का क्लासिकल डेफिनेशन से हो जाए, मतलब फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो 52 कार्ड ड्रॉ करेंगे, अब हमें क्या पता कौन सा कार्ड ड्रॉ करेंगे, मतलब 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हम लोग पिक करने वाले, मतलब पॉसिबल आउटकम्स वो 52 में से कोई एक कार्ड हो सकता है, मतलब 52 कार्ड में से ये कार्ड वो कार्ड, मतलब मान लो अगर एक पैकेट में सपोज अगर 52 के जगह 5 कार्ड होता, सपोज ये 52 के जगह 5 कार्ड होता, कि वैसे तो 52 कार्ड होता है, हम ये 52 क्यों है वो तुम लोग को याद दिलाने का कोशिश करें, क्योंकि तुम लोगों से कोई मुझे आंसर नहीं मिला। अगर मान लो कि एक पैकेट में 5 कार्ड होता, ऐसा अगर कंसेप्ट होता कि 52 के जगह 5 कार्ड होता, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, या तो हम लोग ये कार्ड निकाल ली, या फिर ये वाला कार्ड निकाल ली, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, ये या फिर ये वाला, यानी 5 पॉसिबल आउटकम है ना। अब क्या पता कौन सा कार्ड निकालेंगे, कोई सा भी तो हो सकता है, तो 5 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इसीलिए 52 पॉसिबल आउटकम्स है। तो इसको मत भूलो, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ, 52 पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। और फेवरेबल केसेस क्या है, पहले बोला है हमें स्पेड कार्ड मिल जाए, दो फेवरेबल केस है हमारे पास, या तो ये या तो फिर ये। तो या तो स्पेड कार्ड मिल जाए, तो स्पेड कार्ड तो 13 होता है, 13 में से कोई
भी एक मिलेगा तो हमारे लिए फेवरेबल है, या फिर वो इक्का कार्ड मिले जिसपे स्पेड बना हुआ नहीं है। तो ऐसे 3 ऑप्शंस है। तो ये रहा 3 ऑप्शंस, यहाँ पर 13 ऑप्शंस, और टोटल ऑप्शंस कितने हैं 52। 52 में से कोई भी एक कार्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड और एस नॉट ऑफ स्पेड। ठीक है, स्पेड कार्ड, गेटिंग स्पेड कार्ड और एस नॉट ऑफ स्पेड। ठीक है, अच्छा अब ये वाला तो मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेट सी में। ठीक है, सेट सी में हम लोग जो क्वेश्चंस है वो करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हमारे क्लासिकल डेफिनेशन से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो सेट सी, तो तुम लोग क्लासिकल डेफिनेशन इतना याद रखो, हमेशा तुम लोग ये सोचो कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम क्या होगा। तो सेट सी का पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है देखो, बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडे। तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा, हम पहले क्वेश्चन समझाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। ठीक है, क्या चांसेस है कि एक लीप ईयर में, अब लीप ईयर पता होना चाहिए, तो लीप ईयर क्या होता है, एक लीप ईयर में लीप ईयर पता होगा उसके बाद आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले बोलो कि लीप ईयर क्या होता है, तुम लोग मुझे एक एक करके आंसर देते जाओ, तुम लोग का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहले बताओ लीप ईयर कौन से, कैसे हम लोग बोलते हैं कि ये ईयर लीप ईयर है, क्या देख के बोलते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है लीप ईयर होने का। एक एक्स्ट्रा डे होता है। हाँ मतलब एक्स्ट्रा डे होता है, मतलब ऐसे बोलो कि टोटल एक साल में कितने डेज हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज बोलेंगे, एंड फेब, फेब मतलब ये एक्स्ट्रा डेज कौन से मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, फेब 29 डेज का होगा। ठीक है, बता सकते हो रिसेंटली ऐसा एक ईयर गया हम लोग का 2000, कौन सा 2000 कौन सा बोलो, 20 20। ठीक है, 2020 का अगर कैलेंडर लोगे तो तुम लोग देखना लीप ईयर है। फेब 29 डेज का है। नॉर्मली फेब कितने डेज का होता है, फेब का मंथ, नॉर्मली फेब का मंथ 28। ठीक है, नॉर्मली फेब 28 का होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि 1 ईयर इक्वल टू नॉर्मली 365 डेज होता है। ठीक है, और इसको वीक में कितने वीक बोलते हैं पता है तुम लोग को, ये बताओ कि मतलब बचपन में सीखते हो ना, एक साल में 365 डेज, और 1 ईयर इक्वल टू कितना वीक, ये भी सीखे, याद है तो थोड़ा सा बताओ कि कितना वीक काउंट करते हैं हम लोग 1 ईयर में, याद है एक साल में कितना वीक होता है, वीक 52 वीक होता है। लेकिन एक चीज काउंट करके देखो, अच्छा एक वीक में कितने डेज होते हैं, मतलब तुम लोग सोचो कि मैम ये सब क्या पढ़ा रही है, जरूरत है, बोलो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो 52 वीक मतलब कितने डेज होंगे, तुम लोग ही कैलकुलेट करके बताओ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 52 मतलब कितने डेज होंगे, बताओ कितना होता है। रीजन है हाँ 364। तो कुछ समझ में आ रहा है, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, अगर हम लोग अपने ईयर को डेज में डिफाइन करना चाहते हैं, बात को समझो। ठीक है, हम लोग अगर 1 ईयर को डेज में डिफाइन करते हैं तो सीधा बोलते हैं 365 डेज। ठीक है, और अगर हम लोग ईयर को वीक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बोलते हैं 52 वीक। बट 52 वीक मतलब 365 डेज नहीं होता है, 364 डेज होता है। ठीक है, 364 डेज होता है, यानी 1 डे हम लोग काउंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज राउंड में जो है वीक नहीं बनेगा। मतलब ये देखो 365 हम ये दिखाते हैं, 365 डिवाइडेड बाय 7, तो ये देखो 52.1 आ रहा है, मतलब 52 राउंड वीक आ रहा है। राउंड वीक मतलब ये देखो 52 राउंड वीक का मतलब हो जाएगा, जैसे
ये देखो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है ना, वीक बनने के लिए 7 डेज चाहिए, 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 52 वीक बोलते हैं, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली लैंग्वेज यूज नहीं करते, हम लोग बोलते हैं 52 वीक, बट एक्चुअली में 52 वीक लेकिन 364 डेज को बताता है, ना कि 365 डेज को, मतलब एक दिन हम लोग यहाँ पर नहीं लगा रहे, ठीक है। ये जस्ट जानकारी के लिए, जानकारी के लिए मतलब क्या, क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये बोल रहे हैं। अच्छा अब देखो, जब हम लोग का कोई, ये कौन सा ईयर हो गया, ये हो गया नॉट लीप ईयर, ठीक है, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर है तभी तो 365 डेज मैंने बोला। अगर लीप ईयर होता, ठीक है, अगर कोई एक साल, एक साल, ठीक है, 1 ईयर, कोई एक ईयर अगर लीप ईयर होता तो ये 366 डेज होता, ठीक है, 366 डेज होता। इन दैट केस हम लोग का अगर 52 वीक ही हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग इसे तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम लोग का यहाँ पर 52 वीक से ज्यादा हो जाएगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी होगा तो कितना दिन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर भी देखो कितने दिन ज्यादा होंगे, 2 दिन से 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ठीक है, तो 52 वीक इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिमिलरली 52 इंटू 7 364 डेज, तो यहाँ पर हम लोग का कितना डेज एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पर हो गया इस केस में एक्स्ट्रा 1 डे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक दिन काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि डेज में चलते हैं तो 365 डेज होता है, काउंट कर सकते हो, जनवरी में 31 डेज, ऐसे करके वैसे करके टोटल करके ही ना 365 आया। 365 कैसे आया, जैन का 31, फेब का 28, ठीक है, मार्च का फिर से 31, अप्रैल का 30, मई का 31, ठीक है, ऐसे करके 30 31 30 31 ऐसे करके चलते रहता है, और जुलाई और अगस्त में जो है 31 31 होता है, ठीक है, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पर देखो 52 वीक 364, यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज कितना पड़ा हुआ, 2 दिन पड़ा हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज जो है 2 डेज होता है। अच्छा अब यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो लीप ईयर का थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया कि लीप ईयर मतलब क्या होता है, लीप ईयर मतलब 366 डेज अगर किसी साल में होता है वो लीप ईयर होता है, वो एक दिन कैसे बढ़ता है, फेब का 28 29 हो जाता है। और एक चीज हम लोगों ने देखा कि ईयर का डेज और वीक का कन्वर्जन, डेज 365 वीक 52 ऐसा हमें सिखाया जाता है, बट 52 वीक में 364 डेज मतलब कैलकुलेट होता है, 1 डे कम कैलकुलेट होता है, और अगर वो लीप ईयर हुआ तो 2 डे कम कैलकुलेट होता है, ठीक है, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा 2 दिन पड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 दिन। अब इसे एक्स्ट्रा ऐसे रख दिया जाता है क्योंकि फिर 52 पॉइंट कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, 52 वीक 1 डे, लेकिन हमें ऐसा कोई नहीं सिखाता है, 52 वीक 2 डेज ऐसा नहीं सिखाता है। अगर हमें वीक में कन्वर्ट करना हो अपने ईयर को तो हम लोग उसे 52 वीक ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर हम लोग बहुत सारे ईयर में से लीप ईयर सिलेक्ट करें, हमारे पास बहुत सारा ईयर दिया हुआ है जिसमें से हम लोग सिर्फ लीप ईयर को सिलेक्ट करेंगे, would contain 53 सैटरडे, ठीक है, would contain 53 सैटरडे, मतलब ऐसा लीप ईयर जहां पर 53 सैटरडे हो, मतलब क्वेश्चन का मतलब देखो, हम यहाँ पर तुम लोग को दिखाते हैं, जैसे 2020 कैलेंडर जो कि लीप ईयर था। अब यहां से दिखाते हैं, इसमें से क्लियर दिखेगा, मुझे थोड़ा क्लियरली दिखाना है। 53 2020 कैलेंडर, पता नहीं कौन से वाले से हमें क्लियर दिखेगा, हाँ चलो ये दिख रहा था, चलो ये दिख रहा था, इसमें हो जाएगा, ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं, ये देखो यहाँ पर तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, 53 सैटरडे पूछा है, तो यहाँ पर देखो क्या, पहले क्वेश्चन में एक बार चलते हैं, यहाँ पर हमें बोला है कंटेन 53 सैटरडे, ये 2020 था, इसमें कितने सारे सैटरडे थे, मतलब
क्वेश्चन का मतलब समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग बहुत सारे लीप ईयर में से एक लीप ईयर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने 2020 को सिलेक्ट किया तो बोल रहा है कि 53 सैटरडे होगा, तो इसमें वैसे कितने सारे सैटरडे हैं यहाँ पर, ये देखो सैटरडे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ये सब सैटरडे है। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, ठीक है, यहाँ पर 52 सैटरडे है, ठीक है, यहाँ पर 52 सैटरडे है। हमें पूछा गया है कि सैटरडे 53 हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या सैटरडे 53 हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पर 52 ही सैटरडे है तो 53 सैटरडे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि हम लोग का जो ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब देखो यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, ये सब लिखने के बाद नॉर्मली एक चीज देखो, 1 वीक में, अगर 1 वीक में देखे तो तुम लोग पहले बताओ 1 वीक में कितने सारे सैटरडे होंगे। पहले संडे लिखते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो, 1 वीक में कितने सारे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होते हैं? मतलब अभी एक वीक गया, अभी फिर एक वीक स्टार्ट हुआ, मुझे बताओ एक वीक में कितने सारे संडे होते हैं, कितने सारे मंडे होते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बोलो ना, एक हफ्ते में कितना सारा संडे आता है, कितना सारा मंडे आता है, कितना सारा ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है। ऐसे ही पूछ रहे हैं, सोचो कि क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो ये मैंने कुछ थोड़ी ना ऐसा कुछ पूछा है, बोलो। एक वीक में कितने सारे संडे होते हैं? अरे 1 वीक यानी 7 डेज ना, तो वो 7 डेज में सोचो ना कितने सारे संडे हैं और कितने मंडे हैं। एक, ऑब्वियसली, इतना क्यों सोच रहे हो तुम लोग, एक एक होता है ना। तुम लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने, ये देखो, हमेशा चीज टफ करके क्यों सोच रहे हो, ये देखो एक एक होता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही हम लोग 53 वीक का बात करते हैं, जैसे ही हम लोग 53 वीक का बात करते हैं, 1 ईयर मतलब 53, ठीक है, अभी लीप ईयर का छोड़ो, तो 53 वीक में कितने सारे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे होंगे, ये बता दो। करेक्ट, यहाँ पर सॉरी 52, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 52 वीक, 53 लिख दिया गलती से। 52 वीक का जो बात हो रहा है, मतलब 1 ईयर को अगर वीक में सोचते हैं तो पूरे 1 ईयर में 52 संडे आ जाएंगे, 52 मंडे आ जाएंगे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखा, सोचो हम लोगों ने एक चीज देखा कि हम लोगों का लेकिन 52 वीक जो होता है उसके बाद भी एक दिन बच जाता है, और अगर लीप ईयर होता है तो 2 दिन बच जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि वो 2 दिन क्या क्या हो सकता है, मतलब अब फिर से कैलेंडर पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये स्टार्ट हुआ था वेडनेसडे से, ठीक है, वेडनेसडे से ये ईयर स्टार्ट हुआ था और ये ईयर खत्म कब हुआ? थर्सडे को, ठीक है, ये ईयर खत्म कब हुआ? थर्सडे को खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ तो 52 वीक नहीं है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है, 52 वीक नहीं है, 2 दिन एक्स्ट्रा है क्योंकि ये लीप ईयर था, ठीक है, मतलब यहाँ पर 366 डेज है। तो 365 डेज कहाँ कंप्लीट हुआ होगा? यहाँ पर 29 दिसंबर को 365 डेज कंप्लीट हुआ होगा, हाँ कि ना? 365 डेज यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा, सॉरी 36456, सॉरी ये वाला
यहाँ पर हम लोग का 366 डेज है, तो ये हो गया मेरा 365, ये 365 डेज कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कर, हाँ ये मेरा 366 डेज है, ये मेरा 365 डेज है, और ये मेरा 364 डेज है। ठीक है, अच्छा अब 52 वीक मतलब 364 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो 364 मेरा यहाँ पर खत्म हो रहा है, 364 डेज मेरा यहाँ पर खत्म हो रहा है, 364, 365, 366 डेज। ठीक है, अब ये वीक स्टार्ट कब से हुआ था? वेडनेसडे से। ठीक है, वेडनेसडे से, और जब ये खत्म हुआ, मतलब अगर हम लोग 52 वीक के हिसाब से चलते हैं तो ये खत्म हुआ कब? ट्यूसडे। क्योंकि देखो अगर हम लोग वीक काउंट करना स्टार्ट करते हैं संडे से, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, खत्म हो गया। ठीक है, मतलब संडे तो फिर से मैंने लिख दिया यहां से लेके यहां तक, मतलब स्टार्ट हुआ कब? स्टार्ट हुआ है, ये मैंने लिखा है संडे। ठीक है, स्टार्ट हुआ है संडे, तो खत्म कब होगा? सैटरडे। ठीक है, वीक का स्टार्टिंग अगर संडे होता है तो खत्म सैटरडे होगा। तो सिमिलरली अगर मेरा कोई ईयर स्टार्ट जो है वेडनेसडे पे हो रहा है, तो वीकली काउंट करोगे तो वो ट्यूसडे को खत्म होगा, क्योंकि 7 डेज में 1 वीक होता है। बात को समझो, जैसे देखो यहाँ पर काउंट करोगे तो यहाँ पर पहला वीक कब खत्म होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ट्यूसडे को खत्म होगा। अगेन ऐसे करके चलता जाएगा, चलते चलते यहाँ पर आके ट्यूसडे को 364 को ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये ट्यूसडे को खत्म हो गया, तो उसके बाद 2 दिन क्या बचा? वेडनेसडे थर्सडे। अब ये डिपेंड कर रहा है कि मेरा 364 डेज कौन से डे को खत्म हुआ, उसके बाद का पेयर मुझे क्या मिल गया। जैसे ही मेरा ट्यूसडे को खत्म हुआ, तो फिर मेरा जो डेज बच रहा है वेडनेसडे, और यहाँ पर हो गया थर्सडे। ठीक है, अब सिमिलरली मुझे तो ये नहीं पता कि हम जो लीप ईयर चूज कर रहे हैं वो कब स्टार्ट हुआ था, वीक तो कब खत्म होगा। यहाँ तो मुझे दिख रहा है वेडनेसडे को स्टार्ट हुआ, तो 52 वीक के हिसाब से काउंट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ट्यूसडे को, और उसके बाद आ जाएगा वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वी डोंट नो कि हम लोग जो रैंडमली लीप ईयर को सिलेक्ट कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर वो स्टार्ट हुआ है सपोज संडे को, तो वो खत्म होगा सैटरडे को, जिस दिन 364 डेज होगा। तो उसके बाद का 2 दिन क्या होगा, क्योंकि जब भी 366 डेज होगा तो उसके बाद 2 दिन आएगा। तो तुम लोग मुझे अलग अलग पेयर्स बताते जाओ कि कौन कौन सा प्रोबेबल डे हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर सपोज करो कि जैसे यहाँ पर मेरा स्टार्ट हुआ वेडनेसडे को, तो खत्म होगा ट्यूसडे को, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे। तो वैसे ही अगर मेरा कोई लीप ईयर का ईयर स्टार्ट होता है संडे को, जैसे ये स्टार्ट हुआ है वेडनेसडे, तो अगर मेरा संडे से स्टार्ट होता है तो वो खत्म सैटरडे को होगा। तो उसके बाद जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि देखो हमें बोला है कि 53 सैटरडे वाला लीप ईयर बताओ। ठीक है, 53 सैटरडे वाला, तो लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज, और 52 वीक मतलब होता है 364 डेज। तो 364 डेज में तो 52 संडे, 52 मंडे, 52 थर्सडे सैटरडे, ये सब तो आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी जो 2 दिन रहा, वो 2 दिन प्रोबेबली क्या क्या हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मेरा ईयर कब से स्टार्ट हुआ था। अगर मेरा संडे से स्टार्ट हुआ था तो सैटरडे खत्म होगा, तो लास्ट उसके बाद का 2 दिन क्या हो जाएगा? मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, अच्छा ये कौन सा हो गया? 365 और 366 डेज। अच्छा, अगर मेरा जो लीप ईयर है वो मंडे को स्टार्ट हुआ था, मंडे को स्टार्ट हुआ था, तो खत्म कब होगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो उसके बाद मेरा कौन कौन सा आ जाएगा? संडे के बाद मेरा ये आ जाएगा, ये सैटरडे होने से संडे मंडे हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया, यहाँ पर ये लिखते हैं संडे मंडे। ठीक है, संडे मंडे। ठीक है, संडे मंडे। और क्या पेयर हो सकता है, मतलब हम ये कह रहे हैं जैसे ये खत्म हुआ कब? ये ट्यूसडे को, तो उसके बाद का 2 दिन क्या आ गया? 365 और 366 डेज, वेडनेसडे थर्सडे। ऐसा क्या क्या हो सकता है? तो ऐसा संडे मंडे हो सकता है, और क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे हो सकता है। देखो मंडे ट्यूसडे, मतलब
मंडे ट्यूसडे कैसे हो सकता है? अगर मेरा लीप ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ था मंडे को, ठीक है, तो वो खत्म कब होगा? मंडे को स्टार्ट हुआ था, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को खत्म होगा, तो संडे के बाद क्या आता है? मंडे ट्यूसडे। मतलब 364 डेज कब खत्म होगा? संडे को, ठीक है। वैसे ही मान लो ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ था, तो वो खत्म कब होगा? मंडे को। तो उसके बाद का 2 दिन क्या आ जाएगा? मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। मैंने 3 बताया, और भी होगा, तुम लोग मुझे बताओ और नेक्स्ट क्या हो सकता है? और भी तो होगा ना। अगर मेरा ईयर जो है वो वीकली स्टार्ट हुआ था ये वेडनेसडे से, तो लास्ट का 2 दिन कौन कौन सा आ जाएगा जो मेरे इस 52 वीक में काउंट नहीं हुआ? बात समझ रहे हो? जो मेरे 52 वीक में काउंट नहीं हुआ वो 2 दिन, मतलब ये लास्ट का 2 दिन। ये लास्ट का 2 दिन क्या होता है? वो डिपेंड करता है मेरा ये जो कैलेंडर है कब से स्टार्ट हुआ था। अगर मेरा कैलेंडर संडे स्टार्ट हुआ था, तो ये पहला दिन था मेरे कब किसी भी लीप ईयर का, ठीक है। तो 364 डेज कौन सा होगा? ये संडे है तो 364 डेज मंडे होगा, तो 365 और 66 कौन सा होगा? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ संडे से स्टार्ट हुआ था तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सैटरडे। संडे स्टार्ट हुआ तो ये सैटरडे होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? संडे मंडे, ठीक है। अगर मेरा पहला दिन ईयर का स्टार्ट हुआ है मंडे को, ठीक है, तो वो एंड कब होगा? मंडे को स्टार्ट हुआ है तो संडे को एंड होगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? मंडे ट्यूसडे, ठीक है। अगर मेरा ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा? मंडे को खत्म होगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्यूसडे वेडनेसडे। और अगर मेरा कैलेंडर जो है वो ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, मतलब मेरा जो ईयर है वो वेडनेसडे को स्टार्ट हुआ होगा, जो कि मेरा 2020 था, तो मुझे बोलो, तुम लोग अभी मेरे पैटर्न से बोलो, ये खत्म कब होगा? मतलब 364 डेज जब कंप्लीट होगा उस दिन कौन सा डे होगा? कैलेंडर में प्रूव हो जाएगा। तुम लोग मेरे लॉजिक से बोलो, ये कौन? हाँ बोलो बोलो बोलो। ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे होगा, करेक्ट, ट्यूसडे होगा, क्योंकि काउंट करो ना, वेडनेसडे एक दिन, वेडनेसडे के बाद से काउंट करो, वेडनेसडे 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ डे जो है वीक का एंड होता है, तो ट्यूसडे को खत्म होगा। तो उसके बाद का 2 दिन कौन कौन सा होगा? एक्स्ट्रा जो 2 दिन है ट्यूसडे के बाद क्या क्या आता है? वेडनेसडे और वेडनेसडे, हाँ, वेडनेसडे और थर्सडे। अब ये प्रूफ दे, ये इससे प्रूव हो जाएगा, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा जो ईयर है वो वेडनेसडे से स्टार्ट नहीं होके अगर थर्सडे से स्टार्ट होता है, तो खत्म कब होगा? बोलो। वेडनेसडे। वेडनेसडे, करेक्ट। थर्सडे से स्टार्ट होगा, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से खत्म हो जाएगा ये 364 डेज, क्योंकि लीप ईयर है। उसके बाद और भी 2 दिन होगा, तो वो 2 दिन कौन कौन सा बार, मतलब कौन कौन सा डे होगा? वेडनेसडे के बाद का 2 दिन। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? बोलो। थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा जो ईयर है वो थर्सडे से स्टार्ट नहीं होके फ्राइडे स्टार्ट हुआ, तो बोलो खत्म कब होगा? 364 डेज में खत्म जब हो रहा है, तो वो कौन सा डे आ जाएगा? थर्सडे। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? फ्राइडे और सैटरडे। अच्छा, और क्या पेयर आएगा फ्राइडे के बाद? अगर ये सैटरडे को स्टार्ट होता है तो खत्म कब होगा? फ्राइडे को खत्म होगा, ठीक है। फ्राइडे को खत्म होगा तो कौन कौन सा हो जाएगा? सैटरडे और संडे। अच्छा, और अगर शुरुआत होता है संडे से, जो कि मैंने टेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो सारे ऐसे हम लोगों ने चेक कर लिए कि अगर मेरा कोई भी ईयर लीप ईयर है जिसे हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मुझे पूछा है 53 संडे कब हो सकता है। तो 52 वीक में 52 संडे तो हो ही जाएगा, संडे या सैटरडे कुछ पूछा है, सैटरडे, तो ठीक है, 52 वीक में 52 सैटरडे तो हो गया। अब 53 सैटरडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 53 सैटरडे। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम।
तो टोटल आउटकम कितना होगा? तो ये देखो, मेरा बोल रहा है, देखो 53 सैटरडे का मतलब वो एक्स्ट्रा दो दिन में कोई भी एक दिन अगर सैटरडे होगा, सोच के देखो, अगर एक्स्ट्रा जो 2 दिन आ रहा है, क्योंकि 52 वीक में तो मेरा 52 सैटरडे होगा ही, लेकिन जो लीप ईयर के वजह से एक्स्ट्रा 2 दिन आ रहा है। क्यों एक्स्ट्रा 2 दिन आ रहा है? क्योंकि लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज और 52 वीक का मतलब होता है 364 डेज। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, वो एक्स्ट्रा 2 दिन में से अगर एक दिन भी मेरा सैटरडे हो गया तो मेरा बन गया 53 सैटरडे, क्योंकि 52 सैटरडे तो ये वीक में ही कवर होता है। तो मेरा फेवरेबल केस कौन सा होगा? संडे मंडे नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे हुआ तो भी नहीं होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ तो भी नहीं होगा, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे, वो एक्स्ट्रा 2 दिन अगर ऐसा हुआ, फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे, अगर ऐसा हुआ तो मेरा फेवरेबल केस हो सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करके देखा उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल 7 आउटकम्स हो सकता है। मतलब अगर कोई लीप ईयर हुआ तो उसका 365th डे और 366 डेज ऐसे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि मेरा ईयर वीक के कौन से डे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वीक के कौन से डे से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने पूरा कोशिश किया तुम लोगों को पूरा कैलेंडर के साथ समझाने का, ठीक है। फिर से हम एक बार बताते हैं, क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि 53 सैटरडे लीप ईयर में कब हो सकता है, ठीक है। ऐसा कितना सारा केसेस हो सकता है कि मेरा लीप ईयर है और 53 सैटरडे आया है, ठीक है। 52 सैटरडे भी आएगा। जब भी कोई ईयर चलता है तो हर एक ईयर में, जैसे मैंने तुम लोग को यहाँ पर काउंट करके दिखाया ना, तुम लोग ये कैलेंडर लेना घर पे और काउंट करके देखना कि तुम लोग का जितना भी यहाँ पर जो डेज है ना, जैसे कि वेडनेसडे तुम लोग काउंट करके देखोगे ऐसे ऐसे करके, तो वहां पर 53 मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग 50 देखना यहाँ पर, क्योंकि ये लीप ईयर है तो एक 2 डेज के अलावा बाकी सारे डेज जो है 52 टाइम्स ही होंगे, ठीक है। वो 2 डेज 52 टाइम्स नहीं होंगे जो यहाँ पर रिपीट हो गए, ठीक है। मतलब वेडनेसडे और थर्सडे के अलावा बाकी सभी 52 टाइम्स ही होंगे, ठीक है। तो ये देखो 52 वीक जो है संडे 52 टाइम्स आ जाएगा, 52 वीक में मंडे 52, क्यों? क्योंकि 1 वीक में अगर सैटरडे एक बार आता है तो 52 वीक में सैटरडे 52 बार आएगा। अगर 1 वीक में फ्राइडे 1 टाइम आता है तो 52 वीक में ऑब्वियसली फ्राइडे 52 टाइम्स आएगा। तो ऐसे करके हम लोग का कैलकुलेशन हो जाता है कि 52 वीक में कितने सारे हमारे डेज कितने बार आ सकते हैं, ठीक है। तो 52 वीक में सैटरडे 52। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि सैटरडे 53 हो जाए, ऐसे चांसेस क्या है? तो ये 52 वीक का मतलब तो 364 डेज का कंप्लीशन हो गया। अब लीप ईयर है तो बचा 365 डेज और 366 डेज। अब ये दोनों में से अगर एक दिन 2 दिन तो लगातार सैटरडे नहीं आएगा, अगर ये सैटरडे हो गया या फिर ये सैटरडे हो गया तो मेरा 53 सैटरडे हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा कॉम्पोजिशन क्या क्या हो सकता है? अगर मेरा 364 डेज सैटरडे को खत्म होता है तो संडे मंडे उसके बाद वाला, अगर मेरा संडे को खत्म होता है तो मंडे ट्यूसडे, अगर मंडे को खत्म होता है तो ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर ट्यूसडे को खत्म होता है तो वेडनेसडे थर्सडे, अगर वेडनेसडे को खत्म होगा तो थर्सडे फ्राइडे, अगर थर्सडे को खत्म होगा तो फ्राइडे सैटरडे, और अगर फ्राइडे को खत्म होगा तो सैटरडे संडे। तो मेरा कौन सा आने से 360 मेरे 53 सैटरडे हो जाएंगे। अगर मेरा ये 365th डे सैटरडे हो गया तो भी चलेगा, अगर 366 डे सैटरडे हो गया तो भी चलेगा, ठीक है। अगर ये सैटरडे हो रहा है तो इसके आगे वाला फ्राइडे होगा, मतलब फ्राइडे सैटरडे, और अगर ये सैटरडे हो रहा है तो सैटरडे संडे। ये दोनों में से कोई भी एक केस अगर ऑकर हो जाता है तो मेरे लिए फेवरेबल केस है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस 2, या तो ये ऑकर हो जाए या तो ये ऑकर हो जाए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, मतलब इसके साथ समझाने के लिए मुझे टाइम ज्यादा लगा, ठीक है। तो टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन तुम लोग को समझ में आना चाहिए। टाइम कितना भी ज्यादा लगे उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चंस भी है, सिर्फ क्वेश्चन अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज हमें सीखने को मिलते हैं कि हम लोग 52 वीक तो बोल देते हैं लेकिन एक दिन हम लोग वो काउंट नहीं करते, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन में इस तरह से पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी जो है कि ऑल अबाउट हम लोग का जो है बेसिक सेंस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक सेंस अच्छे से लगाओगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब पूछा है कि इफ एन अनबायस्ड कॉइन, अब अनबायस्ड कॉइन का मतलब, अच्छा मेरा आंसर यहाँ पर ऑप्शंस के साथ बता देते हैं। ऑप्शन 2/7 मतलब बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पर बोला है देखो, इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अनबाइस्ड कॉइन का मतलब होता है जो कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो वो सिंपल हेड या टेल दिखाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों साइड हेड है दोनों साइड टेल है, या फिर कॉइन को टॉस करोगे तो वो मतलब जमीन को टच नहीं करके, ठीक है, मतलब ऐसे ही जैसे मान लो ये कॉइन ऐसे जमीन में नहीं आके ऐसे करके है, ठीक है, मतलब जस्ट ऐसे करके है, तो ये सब नहीं चलेगा। अनबाइस्ड मतलब सही है, कॉइन सही है, इसमें कोई भी खोट नहीं है। इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार हम लोगों ने टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन, ये देन होगा, ठीक है, मोर देन 1 हेड, एक हेड से ज्यादा मिलने का चांसेस क्या है। पहला बात है हम लोग कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग अगर कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम या फिर जिसे बोलो सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। मेरे पास एक कॉइन है जिसको हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो पहला बार हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, ठीक है। और क्या हो सकता है, पहले हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, या फिर ऐसे हो सकता है पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेड आया, टेल आया, टेल आया, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, ठीक है। और टेल, 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 ऐसा भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन समझाया था कि हम लोग आउटकम्स को कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऐसे करके एक कॉइन का 2 आउटकम हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो 3 कॉइन के कितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं, 2 टू दी पावर, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, 2 टू दी पावर 3। 2 का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम 1 एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 2 आउटकम्स है एक बार एक्सपेरिमेंट करने से, तो 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने से 8 आउटकम्स हो जाएंगे। तो ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल केस क्या बोला है, गेटिंग मोर देन 1 हिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, गेटिंग मोर देन 1 हेड, ठीक है। इसको भी हम क्लासिकल डेफिनेशन से ही करेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मुझे बताओ कि फेवरेबल आउटकम कितने सारे हैं और टोटल आउटकम कितने सारे हैं। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम 8 है। इसमें से फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा है, क्योंकि बोला है मोर देन 1 हेड होना चाहिए। क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि 3 हेड है, ये ले सकते हैं। मोर देन 1 हेड बोला, ये भी ले लेंगे, ठीक है। अच्छा हम ना एक काम करते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, ये वाला हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे, मोर देन 1 हेड है, ये वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि एक ही हेड है, ये हो जाएगा मोर देन 1 हेड है। अच्छा ये सब नहीं होगा, तो 4 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि हाफ, ठीक है, यानी कि हाफ, यानी ये वाला सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो तुम लोग भी आंसर दो, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर जितना तुम लोग बोलोगे, ठीक है, तो तुम लोग का भी जो है नॉलेज शेयर होगा कि अलग अलग तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो ऐसे करके लिखेंगे तो ये हो गया। तो क्लास में ही अगर कर लोगे प्रैक्टिस तो घर पे अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो सारा चीज करवाते हैं, ऐसा कोई भी एक चीज नहीं है कि जो हम नहीं करवा रहे। तो तुम लोग का घर का जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पर आराम से हो जाएगा, तुम लोग पार्टिसिपेट तो करो। इफ 2 अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड, ठीक है, 2 अनबाइस्ड, अनबाइस्ड मतलब मैंने फिर से वही बोला जिसमें कोई बायसनेस नहीं है, मतलब एकदम सही लूडो का गोटी है, ठीक है, कुछ भी उसमें जो है गलत नहीं है। तो 2 unbiased dice are rolled. What is the probability of getting points? Neither 6 nor 9, ठीक है, ना तो हमें 6 चाहिए ना तो हमें 9 चाहिए। अब जैसे ही देखो 6 या 9 बोल रहा है, तो पहला बात है कि 2 डाइस जो है रोल कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस रोल कर रहे हैं। तो हमारा जो आउटकम्स है वो कैसे कैसे आएगा, 1 1 1 2 इस तरह से आएगा। लेकिन इसमें कितने सारे आउटकम हुए थे अगर तुम लोग को याद है, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखो अगर हम लोग 2 डाइस रोल करते तो हमारा इस तरह से आउटकम आता है। क्या इतना सारा चीज हमें बार बार लिखना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है बार बार लिखने का। हम लोग पहले निकालेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। देखो हम समझाते हैं कैसे करके हम लोग
कम लिखे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, एक बार रोल करने से 1 डाइस रोल, आउटकम 6, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस रोल, तो आउटकम कितना हो जाएगा 6 टू द पावर 2, क्योंकि रूल्स क्या है, रूल्स हमेशा होता है ये जो आउटकम होगा टू द पावर जितना बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो 2 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब 2 डाइस से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। हमें वो सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें वो सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए जिसमें 6 या 9 आ जाए, ठीक है, 6 या 9 आ जाए। तो 6 या 9 आ जाएंगे, ऐसे कौन कौन से आउटकम हो सकता है? अगर हमारा 1 5 आ गया, सोचो, जैसे ऐसे करके सोचना चाहिए, बार बार क्या इतना लिखोगे, 1 1 दोनों ऐड करने से नहीं आता है, 1 1 1 में नहीं आता है हम लोग का 6 और या फिर 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, 1 1 1 2 नहीं होगा, 3 होता है, ठीक है। ये देखो, हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये देखो, ये वाला नहीं होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, 1 2 भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सॉरी हमें चाहिए क्या, वो तो पहले देख लेते हैं, हमें चाहिए नाइदर 6 नॉर 9, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम होगा, ये फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि ये दोनों ऐड करने से ना तो 6 आता है ना तो 9 आता है, हमें ना तो 6 चाहिए ना तो 9 चाहिए, मतलब 2 डाइस रोल करने पे जहां जहां 6 या 9 आएगा वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये ढूंढ लेना चाहिए कि 36 आउटकम में से कहाँ कहाँ हमारा 6 या 9 आ सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ हमारा 6 और 9 आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, पहले फेवरेबल आउटकम क्या है, नाइदर, पहले लिख लेते हैं, नाइदर 6 नॉर 9, ठीक है, ना तो हमें 6 मिले ना तो हमें 9 मिले। तो सीधा बात है, जो 36 आउटकम है वहां से हम लोग 6 और 9 मिलने वाले डेटा को हटा देते हैं। तो ऐसे कितने सारे केसेस है जहां पर 6 या 9 मिल सकता है। तो 1 1 में नहीं मिलेगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 में होगा, 1 5 में हमें क्या मिल जाएगा, 6 हमें नहीं चाहिए, 1 6 नहीं, उसमें वो ठीक है, उसमें 6 भी नहीं आता है 9 भी नहीं आता है, 1 6 तक हमारा हो गया, क्योंकि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 1 से स्टार्ट करो, 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 4 में हमारा 6 होता है, तो ये हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें 6 नहीं चाहिए। 2 4 2 5 2 6 2 6 तक हो गया, फिर 3 1, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 3 नहीं लेंगे, 3 3 में 6 होता है, 3 4 3 5 3 5 3 6, ठीक है, 3 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 और 6 में 9 होता है, 3 और 6 में 9 होता है। अब 4 का देख लो, 4 1 4 2 4 2 में 6 होता है, ठीक है, 4 2 4 3 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है, 5 1 5 1 नहीं ले सकते हैं। देखो, अगर 1 5 हो रहा है तो 5 1 तो आएगा ही, 5 1 5 2 5 2 में 7 होता है, 5 3 5 3 5 4 नहीं होगा, क्योंकि 5 4 में जो है 9 होता है, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है मैंने 4 5 जो है छोड़ दिया, तो ये भी लेना पड़ेगा। तो नहीं लिख के करने से एक चीज है, तुम लोग को बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा, और अगर लिख के कर लेते हो तो मिस्टेक होने का चांसेस कम है, लेकिन इतना लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग इस तरह से सीखो कि बिना लिखे भी हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेंट्रेशन का जरूरत है कि हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पर जैसे मेरे पास से 4th नंबर वाला एक छूट गया था, 4 5, ठीक है, तो 4 5 छूट गया था, चलो 5 5 4 तक मैंने काउंट किया, 5 5 ले सकते हैं क्योंकि उसमें 6 या 9 नहीं आता है, 5 6 भी ले सकते हैं। इसके बाद 6 1 ले सकते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 3 जो है ये हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 6 3 में ऐड करने से 9 होता है, ठीक है, 6 3 6 4 6 7, इसके बाद देखो 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 या 9 नहीं आता है। तो फेवरेबल आउटकम हमें ना तो 6 चाहिए ना तो 9 चाहिए, तो टोटल आउटकम 36 है। उसमें से ऐसे कितने सारे आउटकम है जो कि 6 या 9 प्रोड्यूस करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ऐसे आउटकम है जो हमें 6 या 9 देगा। तो ऐसे
कितने सारे आउटकम्स है जो हमें 6 या 9 नहीं देगा, दैट इज 27, ठीक है, दैट इज 27। और अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर काउंट करके देखो, यहाँ पर काउंट करके देखो कि हम लोग का 27 आ रहा है कि नहीं। तो सीधा सा बात है, हमें क्या लेना है, वो सारे आउटकम्स लेने हैं जहां पर हमें 6 या 9 ना मिले। तो 1 2 3, ठीक है, 4 ये नहीं ले सकते हैं, 4 हो गया। फिर यहाँ पर 5 6 7 8 ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हमारा क्या आता है, इसमें हो जाता है हमारा 6, 8 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, ठीक है, 10 11 12 ये नहीं चलेगा, 12 13 14 15 16 ये नहीं चलेगा, 16 17 18 ये नहीं चलेगा, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 नहीं, काउंटिंग में कुछ गलत हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अच्छा, कुछ तो मैंने गलत लिखा होगा, देख लेते। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1, अच्छा ये 1 5 तो मैंने काट दिया, चलो ठीक है। 1 6, क्या क्या काटना है मुझे, 1 5 5 1, तो 1 5 तो मैंने काट दिया। 5 1 देख लेते हैं, इसमें 5 1 भी मैंने क्रॉस कर दिया। 2 4 4 2, 2 4 कैंसिल आउट कर दिया, 4 2 भी कैंसिल आउट कर दिया। 3 3, अच्छा मुझे 3 3 कैंसिल आउट करना चाहिए, कर दिया। 3 6 मुझे कैंसिल आउट, अच्छा ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, चलो ये वाला ठीक है, इसीलिए 28 आ रहा था। तो ऐसे करके भी तुम लोग देख सकते हो, या फिर थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाओ और सोचने का कोशिश करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तो तुम लोग को पता चल जाएगा इतना लिखे बिना कि कौन कौन सा ऐसा आउटकम्स है जो हमें 6 या 9 प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी of getting neither 6 nor 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, 27 बाई 36, ठीक है, 27 बाई 36। अब इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं कितना आता है, या फिर पॉइंट में लाए, यहाँ पर पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, चलो हम लोग भी पॉइंट में चेक करते हैं। 27 बाई 36 चेक करते हैं कितना आता है, 0.75, ठीक है। तो 0.75 जो ऑप्शन है वही हम लोग का आंसर होगा। तो ये है सी, ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। तो तुम लोग अभी देखो धीरे धीरे कि कैसे करके क्वेश्चंस हो रहा है, और फिर बताने का कोशिश करो, ठीक है, एकदम चुपचाप रहने से काम थोड़ी ना होगा। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सिलेक्टेड एट रैंडम would have different birthday, ठीक है। अगर हम लोग 4 बच्चे को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 4 बच्चे को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये 4 बच्चे को हम लोगों ने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, 4 बच्चे को। अब ये नाम दे देते हैं ABCD, इनका सबका जो बर्थडे होगा, बर्थडे, ठीक है, वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, बर्थडे जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सिलेक्टेड एट रैंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थ डेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ए चिल्ड्रन का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कौन सा उनका बर्थडे होगा, तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, हमेशा हमारा ये क्लासिकल डेफिनेशन तो रहेगा ही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। ये जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी है, ये जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन है, इसी में हम लोग ए बी सी सभी के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ए के लिए भी यही वाला प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे,
बी के लिए भी यही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, सी के लिए भी यही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे और डी के लिए भी यही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। अच्छा, तो टोटल आउटकम क्या होगा? तो ईयर में हम लोग अगर डेज में काउंट करते हैं, हमें डेज का बात बोला है, तो टोटल 365 डेज होता है एक साल में, क्योंकि बर्थडे कब आता है? साल में एक बार। सोच के देखो, तुम लोग का सबका बर्थडे होगा अपना अपना, तो ईयरली एक ही बार जो है हमारा बर्थडे आता है। तो ये 365 डेज का जो एक ईयर होता है उसमें कोई एक दिन हमारा बर्थडे होगा। अब अगर हम लोग 4 बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि सबका अलग अलग बर्थडे है, ठीक है। तो पहला हमारा फेवरेबल केस होगा, मैंने पहले बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा फेवरेबल केस क्या होगा? इसका बर्थडे कोई भी हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसी को ही स्टार्टिंग में चूज किया है, ठीक है। तो 365 डेज हमारा टोटल आउटकम हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 365 में कोई भी एक दिन इस ए का बर्थडे होगा, तो इसमें से कोई भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब 365 में से कोई भी डेज हो तो वो मेरा फेवरेबल केस होगा। तो ये हो जाएगा 365/365, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ए का बर्थडे देख लिया, अब इनका कोई एक दिन बर्थडे हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग बी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा कंडीशन क्या रहेगा? ए का जो बर्थडे है वो बी का एटलीस्ट ना हो, बाकी कोई भी दिन हो हमें चलेगा। तो इसका भी टोटल आउटकम क्या है? 365, क्योंकि 365 में ही कोई एक दिन बी का भी बर्थडे होगा, लेकिन मुझे वो बर्थ डेट नहीं चाहिए बी का जो ए का है। मतलब बी मेरे लिए ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए जिसमें ए और बी का सिमिलर बर्थडे ना हो, ठीक है। मतलब ए का जो डेट हो चुका है, बर्थडे जो हो चुका है, वो बी का ना हो। मतलब मेरे पास कितने सारे फेवरेबल केस बचेंगे मुझे बता सकते हो? थोड़ा सा सोचो, मुझे ये बताओ कि अगर ए के लिए मेरे पास फेवरेबल केस 365 है, क्योंकि कोई सा भी दिन हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरे पास, मैंने बी को फिर सिलेक्ट किया, तो बी का वो दिन मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा जो ए का बर्थडे है, बाकी कोई भी दिन फेवरेबल हो सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने सारे होंगे मुझे ये बताओ? बोलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने सारे होंगे? जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब डेट पे जिनका बर्थडे है, मुझे उन सबको सिलेक्ट करना है, लेकिन किसी का एक जैसा बर्थडे ना हो, ऐसा मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 10 एक 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक डेट, हम डेट का बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक डेट किसी का भी बर्थडे हो तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 मेरा फेवरेबल केस होगा ए के लिए, ठीक है। बी के लिए मेरा कितना फेवरेबल केस होगा? मान लो ए का बर्थ डेट आ गया सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ऑफ, जैसे मान लो इसी मंथ का हम ढूंढ रहे हैं, सेकेंड ऑफ जून, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को मेरे तरफ से अलग से बोल रहे हैं। सेकेंड ऑफ जून मान लो ए का बर्थडे हो गया, ठीक है। तो बी का बर्थडे कौन सा होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 तारीख ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 बच्चे हुए 9 दिन में से कोई भी एक दिन इसका बर्थडे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब हम सी का चूज करेंगे तो बचे हुए 8 दिन में से कोई भी दिन हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम डी का चूज करेंगे तो बचे हुए 7 दिन में से कोई भी इसका एक बर्थडे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताने का कोशिश करो कि अगर मेरा फेवरेबल केस, पहले वाले केस में तो 365 ही होगा, क्योंकि कोई भी डेट हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ए का। लेकिन जब बी का सिलेक्शन करेंगे तो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ए के साथ अगर बी का क्लैश हो रहा है तो बी को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा जो रैंडमली बी का सिलेक्शन है उसका बर्थडे ये होना चाहिए जो ए का नहीं है, जो ए का नहीं है वो इसका बर्थडे होना चाहिए। तो इसका फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है बताओ? मैंने एग्जांपल भी दिया, तुम लोग बताने का कोशिश करो। 364। करेक्ट, 364 डेज में से कोई भी एक दिन बी का बर्थडे होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सी के लिए कितना हो जाएगा बोलो? टोटल आउटकम तो 3, हाँ 363। अब डी का भी बता दो। 362/365, ठीक है। ये मेरे जो है फेवरेबल केसेस ऐसे बनेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग है।
अलग अलग क्वेश्चन से ही हम लोग अच्छे से प्रोबेबिलिटी सीख सकते हैं। देखो तो यहाँ पर हम लोग का हो गया फेवरेबल केस और टोटल आउटकम। अब हमें क्या बोला है, 4 बच्चे को हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है एक साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड, नॉट 1 चिल्ड्रन, ठीक है। या फिर एक 1 और 1 और 1, ऐसा भी नहीं है, एक साथ कलेक्टिवली 4 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो ये देखो प्रोबेबिलिटी तो निकल गया बट अलग अलग निकला है। अब हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके 4 चिल्ड्रन वुड हैव डिफरेंट बर्थ डे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, ये चारों बच्चे को एक साथ सिलेक्ट करना है तो 365 बाई 365 मल्टीप्लीकेशन एंड, क्योंकि ये सारे केसेस मुझे एक साथ करने हैं इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ही प्रोबेबिलिटी सिखाया जाता है, ताकि एंड और भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे जो तुम लोग के ध्यान में रहे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो, और वैसे भी तुम लोग ऑप्शन देखोगे ना तो समझ में आएगा कि हमें एक साथ बोला है, वैसे लैंग्वेज पढ़ के पहले समझ लेना चाहिए तुम लोग को एक साथ बोला है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 365 बाई 365, ये पहले वाले का केस, तो रैंडमली एक साथ सिलेक्ट करना है, तो ये चारों इंसिडेंट एक साथ एट ए टाइम होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं 365 के साथ 365 कैंसिल, 2 दी पावर 3 और 364 इंटू 363 इंटू 362, ठीक है। तो चेक करते हैं, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। ये जो है ना, ये डे के हिसाब से कर दिया, लेकिन भले ही बर्थडे हो लैंग्वेज, लेकिन डेज के हिसाब से बर्थडे नहीं बनाया जाता है, डेट के हिसाब से ही बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। डेज के हिसाब से नहीं होता है कि कौन किस डे में पैदा हुआ था, उससे मायने नहीं रखता है। जैसे अगर कोई आज पैदा होता है, ठीक है, आज 13 जून है, तो जब उसका 1 साल पूरा होगा उस बच्चे का, तो जरूरी थोड़ी है कि नेक्स्ट ईयर 13 जून जो है, आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे ही होगा, जरूरी नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। ये होगा ही नहीं, ये फिर से एक राउंड सर्कल में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आज जो 13th है ना, तुम लोग देख सकते हो 2024 में 13 जून कभी भी ट्यूसडे नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए डेज के हिसाब से नहीं होता है, 13th को बर्थडे मनाया जाएगा। तो ये देखो, ये जो यहाँ पर जो आंसर है ना, ये कोई अगर डे देख के डे के हिसाब से डाल दिया, मतलब 7 डेज के हिसाब से आंसर कर दिया, तो गलत हो जाएगा। भले ही वर्ड डेज हो, बट हम लोग बर्थडे तो डेट के हिसाब से मनाते हैं ना, तो डेट के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन था। अलग तरीके का मतलब देखो, एक चीज ध्यान में रखो, सारी चीज को मैंने क्लासिकल डेफिनेशन से ही दिया है, बट तुम लोग को लॉजिक लगाना है, दिमाग चलाना है कि कैसे करके हम लोग कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा यहाँ पर देखो बोल रहा है, ए बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल, ठीक है। एक बॉक्स में 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल, ठीक है। ये बन गया बॉक्स, 5 व्हाइट, 1 2 3 4 5, 5 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो 7 ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 7 ब्लैक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पूरा बॉक्स है, इसमें देखो 5 जो है व्हाइट बॉल है और 7 जो है ब्लैक बॉल है। तो इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ये ब्लैक और ये व्हाइट। टू सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर मेड, ठीक है। 2 बार हम लोग ड्रॉ करेंगे, 3 बॉल करके 2 बार हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
with replacement without replacement. समझाते हैं क्या होता है. The probability that first row would produce white ball and second row would produce black ball are respectively. हम पूरा क्वेश्चन समझाते हैं. हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हम लोग को बोल रहा है कि हमें दो सक्सेसिव ड्रॉ करना है. दो सक्सेसिव ड्रॉ का मतलब एक बार यहाँ से बॉल निकाला, फिर एक बार यहाँ से बॉल निकाला. हमें दो बार बॉल निकालना है, ठीक है. और हर एक बार कितने बॉल निकालने हैं? 3 बॉल. तो इस बॉक्स में हम लोग हाथ डालेंगे, डालने के बाद 3 बॉल निकालेंगे, फिर एक बार इस बॉक्स में हाथ देंगे, फिर 3 बॉल निकालेंगे, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट. हम एक एक चीज समझाते हैं. पहले हम लोग करेंगे विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है. पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ रिप्लेसमेंट. तो हम यहाँ पर लिखते हैं विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट. तो पहले क्या करना है? पहले फर्स्ट स्टेप वन हमें क्या करना है? स्टेप 1 में हमें जो है बॉल ड्रॉ करना है. 3 balls आर ड्रॉन, ठीक है. और यहाँ पर क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी, किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है? फर्स्ट रो वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल एंड सेकेंड रो वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल, ठीक है. फर्स्ट बॉल 3 बॉल ड्रॉन करेंगे और प्रोबेबिलिटी क्या है? वुड फर्स्ट रो वुड प्रोड्यूस 3 बॉल ड्रॉन एंड व्हाइट बॉल्स आर आउट, ठीक है. व्हाइट बॉल्स आ जाए. तो पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकालो. पहले हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर सिंपल यहाँ पर हाथ दिया. इस जो यहाँ पर जो बैग है या फिर जो बॉक्स है, जो भी बोलो, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर हाथ दिया और यहाँ से हम लोगों ने जो है 3 बॉल निकाले, ठीक है. हम लोगों ने क्या बॉल निकाला? 3 बॉल निकाला. यहाँ से हाथ डाला और यहाँ पर हम लोगों ने 3 बॉल निकाला. अब तीनों ही बॉल व्हाइट हो, तीनों ही बॉल व्हाइट हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तीनों ये ऐसे बॉल निकल के आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका हमारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट बॉल, यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट बॉल. 3 व्हाइट बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसके लिए हम लोग वही क्लासिकल डेफिनेशन लेंगे. यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 12, ठीक है. 12 आउटकम्स है. अच्छा, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 है. तो यहाँ पर लिखते हैं पहले टोटल बॉल व्हाइट प्लस ब्लैक दोनों मिला के है 12, ठीक है. टोटल बॉल हम लोग का 12 है. अच्छा, अब ये जो है 12 में से हमें कितने बॉल लेने हैं? 3 बॉल लेने हैं, जो कि तीनों के तीनों व्हाइट, ठीक है. अब अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे ना, यहाँ पर 12 लिख दिए, सोचो यहाँ पर हम लोगों ने 12 लिख दिया, तो एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम होगा वो हम बताते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने 12 लिख दिया और फेवरेबल आउटकम क्या है? अगर हम लोगों के पास 3 व्हाइट बॉल आ जाए, ठीक है. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉल है. 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, कोई भी 3 आ जाएगा, तो हम लोग का फेवरेबल केस हो जाएगा 5/12. लेकिन ये गलत आंसर होगा. क्यों गलत आंसर होगा? क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग के पास जो है ये 5 1 2 3 4 5 इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है. जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे मान लो हम लोगों ने ये 3 बॉल लिए, ऐसा हो सकता है. या फिर हम लोगों ने ये 3 बॉल लिए, ऐसा हो सकता है. या फिर हम लोगों ने ये 3 बॉल लिया, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है. या फिर हम लोगों ने ये और ये बॉल दिया. तो ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है. कौन सा 3 बॉल आएगा वो तो हमें भी नहीं पता. कौन सा 3 बॉल निकल के आएगा वो तो हमें भी नहीं पता. तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 5 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बॉल कौन सा आ सकता है. तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, सिलेक्शन यूज होगा. बाकी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा था, ठीक है. स्पेशली जो बॉल वाला क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा सिचुएशन आएगा. तो अगर तुम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? इसीलिए हो जाएगा क्योंकि 5 में से कोई भी 3 बॉल आए, लेकिन कौन सा 3 बॉल आएगा वो तो हमें नहीं पता. कौन सा 3 बॉल आएगा वो हमें नहीं पता. तो इसका मतलब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 5C3, ठीक है.
5 में से कोई भी 3 बॉल हमें मिलना चाहिए, ठीक है, कोई भी 3 बॉल, और उसका अलग अलग केसेस होगा। और यहाँ पर टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 12 में से 3 बॉल लेना है, ठीक है, 12 आउट ऑफ, हमें आउट ऑफ 12 3 बॉल हमें चूज करना है, ठीक है, आउट ऑफ 12 हमें 3 बॉल्स चूज करना है। तो ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट बॉल हो जाएगा। अच्छा, और फिर उसके बाद फिर हमें सेकेंड टाइम ड्रॉ करना है। ये हम लोग का केस 1 ही चल रहा है, बोल रहा है विथ रिप्लेसमेंट। तो हम लोगों ने 3 बॉल निकाला, फिर 3 बॉल इसमें ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने 3 बॉल निकाला, ये 3 बॉल यहाँ से गायब हो गया। सोचो, ये 3 बॉल यहाँ से गायब हो गया, लेकिन बोला जा रहा है कि ये 3 बॉल को हम लोग फिर से यहाँ पर जो है डाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है विथ रिप्लेसमेंट का। तो 3 बॉल यहाँ पर हम लोगों ने फिर से यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, फिर से हम लोगों ने 3 बॉल यहाँ पर डाल दिया। 3 बॉल निकालने के बाद फिर से हम लोगों ने 3 बॉल डाल दिया। अब हमें स्टेप 2 क्या करने के लिए बोला है, चेक करके देखो। स्टेप 2 में हमें क्या करने के लिए बोला है, हमें फिर से ड्रॉ करना है 3 बॉल का। पहला बात तो ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बॉल्स आर ड्रॉन अगेन, ठीक है, हमें फिर से 3 बॉल का ड्रॉ करना है। अब कौन सा बॉल आना चाहिए, बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल एंड द सेकंड ड्रॉ वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल। तो सेकंड, यहाँ पर 3 बॉल्स आर ड्रॉन अगेन एंड ब्लैक बॉल आर आउट, ठीक है, ब्लैक बॉल निकल के आए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ब्लैक बॉल, मतलब तीनों का तीनों ब्लैक बॉल आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब हम लोगों का टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, वही 12 में से 3 बॉल ड्रॉ करना है, ये टोटल आउटकम है, ठीक है। और ब्लैक बॉल आ जाए, मतलब हम लोगों ने ये सेकेंड टाइम ड्रॉ किया, ठीक है, सेकेंड टाइम ड्रॉ किया, और हमारे पास क्या आना चाहिए, ब्लैक बॉल आना चाहिए। तो ब्लैक बॉल आने का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो ये देखो, ब्लैक बॉल 1 2 3, ठीक है। अब ये 3 कौन सा होगा, ये ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्यों, देखो मेरा फेवरेबल केस, अगर ये 3 बॉल निकल के आता है तो भी मेरा फेवरेबल केस है, अगर ये 3 बॉल निकल के आता है तो भी मेरा फेवरेबल केस है, ठीक है। या फिर अगर मेरा ये 3 बॉल निकल के आए तो भी मेरा फेवरेबल केस है। तो अलग अलग तरीके से मेरा फेवरेबल केस हो रहा है। या फिर ये बॉल और ये बॉल निकल के आए तो भी मेरा फेवरेबल केस है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फेवरेबल केस हो जाते हैं, तभी हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। और ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये बॉल्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में तुम लोग देखोगे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सारे ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल है 1 2 3 4 5 6 7 ब्लैक बॉल है। 7 में से कोई भी 3 आने से मेरा फेवरेबल केस हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन एक साथ होना चाहिए, ठीक है। ये पहला केस है कि 2 सक्सेसिव ड्रॉ, एक के बाद एक ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है, एक के बाद एक ड्रॉ होना चाहिए, और ये सिचुएशन ऑकर होगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका पूरा आंसर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल, या फिर ऐसे प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 बॉल व्हाइट ऑन फर्स्ट ड्रॉन एंड 3 ब्लैक ऑन सेकेंड ड्रॉन, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, 5c3 डिवाइडेड बाई 12c3, दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। तो 5c3 डिवाइडेड बाई 12c3 इंटू 7c3 डिवाइडेड बाई 12c3। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे देखो, तुम लोग कॉम्बिनेशन सीख चुके हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करके होगा, 3 2 1 12 11 और 10, फिर हो गया यहाँ पर 3 2 1 5 4 3 मल्टीप्लीकेशन 3 2 1 7 6 5 12 11 10 3 2 1, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, वैसे चाहो तो ये 3 2 1 कैंसिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो कैलकुलेटर पे सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हम ऐसे कर ले रहे हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये 6 हो रहा है, तो ये 10 हो गया, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन करके 10, फिर 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 220 हो गया इंटू
यहाँ पर हो जाएगा ये 6 और 6 कैंसिल आउट 35, और यहाँ पर 6 2 12 20 और 11 20 और 11, तो ये हो गया 2 2 0, ठीक है 2 2 0 हो गया। अच्छा अब ये 0 0 कैंसिल आउट कर दो। अच्छा अब यहाँ पर है 35, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 44, तो 7 और 44 इंटू 20 968, ठीक है ये पहला आंसर आया, मतलब पहले केस का आंसर आया हमें। ये सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो क्या होगा, तो पहले हम इसको फिर से समझाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को फिर से समझो। एक बॉक्स है जिसमें व्हाइट और ब्लैक बॉल है, ठीक है जिसमें व्हाइट और ब्लैक बॉल है। पहला यहाँ पर देखो व्हाइट बॉल कितने सारे हैं, व्हाइट बॉल है 5, ठीक है व्हाइट बॉल है 5, ब्लैक बॉल कितने सारे हैं 7 है, तो टोटल 12 बॉल है, ठीक है। अब हमारा टोटल आउटकम क्या होगा, अगर नॉर्मली हम लोग जैसे अभी तक कर रहे थे टोटल आउटकम 12 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि हम लोग सारे के सारे विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें से 3 बॉल जो है निकालेंगे 2 बार सक्सेसिवली ड्रॉ करके, और हमारा प्रोबेबिलिटी ये देखने का है कि पहले बार ड्रॉ में तीनों का तीनों बॉल व्हाइट आ जाए, दूसरे बार के ड्रॉ में तीनों का तीनों बॉल जो है वो हम लोगों का ब्लैक आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग के पास 3 से ज्यादा व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो अब व्हाइट बॉल कौन कौन सा आने से हमारा फेवरेबल केस होगा, फेवरेबल केस वही होगा अगर हमारे पास व्हाइट बॉल आ जाए। तो 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी 3 आने से हमारा फेवरेबल होगा, ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि ये 3 आने से ही फेवरेबल होगा ऐसा नहीं है, ये 3 आने से भी तो फेवरेबल होगा, और ये और ये आने से भी फेवरेबल होगा। अब इस चीज का जो है हम लोग काउंट कैसे करें कि ऐसे करके कितने सारे फेवरेबल केस हो सकते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पर कैंसिल आउट करो करके देखो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, ये 3 3 कैंसिल, मतलब 10 ऐसे पेयर्स बन सकते हैं, मतलब पेयर तो दो दो चीजों का हो जाता है, मतलब 10 ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं जैसे मान लो इस बॉल में अगर हम नाम दे देते काउंट कर देते 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मेरा 1 2 3 निकल के आया तो भी फेवरेबल, 1 1 2 3 के जगह अगर मेरा ऐसे निकल के आया 1 3 4 तो भी फेवरेबल, 1 1 2 3 1 3 4 1 4 5 तो भी मेरा फेवरेबल, ठीक है। अच्छा अगर मेरे पास 2 3 4 निकल के आए तो भी फेवरेबल, 2 4 5 निकल के आए तो भी फेवरेबल, 3 4 5 निकल के आए तो भी फेवरेबल, ठीक है। और 4 5 ऐसे करके मतलब 4 5 2, ठीक है, ऐसे करके भी अगर हम लोग चेक करके देखते हैं, ऐसे करके पेयर्स बना बना के हमें देखना है कि कितने तरह के ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें हमारा फेवरेबल केस आता हो, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितना सारा हो जाएगा, ये देखो 5 से 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये अभी मैंने यहाँ पर काउंट करके देखा ना 5 से 3 कितना होता है फेवरेबल केस, तो ये रहा 3 2 1 और 5 4 3, ठीक है 3 3 कैंसिल 2, तो 10 ऐसे हम लोग के कॉम्बिनेशंस जो है बन सकते हैं, 10 ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 ही लिख के दिखाए हैं, ठीक है, और भी 4 ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्या क्या बनेगा, कुछ ना कुछ छूटा होगा मेरे से, 1 2 3 ये भी मेरा फेवरेबल है, 1 3 4 ये भी मेरा फेवरेबल है, 1 4 5 ये भी मेरा फेवरेबल है। अच्छा और मेरे लिए 2 3 4 भी मेरा फेवरेबल है। अगर हम मेरा ऐसा आ जाए 2 3 1 तो भी मेरा फेवरेबल है, ठीक है। 2 3 4 लिखा मैंने, 2 4 5 लिखा, 2 3 1 भी मेरा फेवरेबल होगा अगर ऐसे करके कैलकुलेट हो। तो ऐसे करके हमारा 10 कॉम्बिनेशंस निकल के आएगा जिसमें हमारा फेवरेबल केस आएगा। तो सिर्फ कोई भी 3 नहीं, ऐसे अलग अलग मतलब हमें चेक करने पड़ेंगे कि कितने सारे, मतलब हमारे फेवरेबल केस में बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसीलिए 5 से 3 हम लोगों ने चेक कर लिया कि कितना उसमें से हमारा फेवरेबल केस होगा, ठीक है। तो 5 में से कोई भी 3 बॉल निकल के आए, तो 5 में से कोई भी 3 बॉल कैसे सिलेक्ट होगा, 5 से 3, और 12 में से हमें 3 बॉल ड्रॉ करना है, टोटल जो है आउटकम्स, ठीक है, तो 12 से 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर फिर बोला कि ब्लैक बॉल, अब बोला विथ रिप्लेसमेंट, जैसे रिप्लेसमेंट हो गया फिर से वही टोटल बॉल 12 हो गया बॉक्स के अंदर, तो फिर से 3 ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है। तो 3 ब्लैक बॉल ड्रॉ करेंगे तो 7 ब्लैक बॉल में से कोई भी 3 बॉल चूज करना पड़ेगा, और टोटल आउटकम 12 में से 3 बॉल चूज करना पड़ेगा। अब दोनों केसेस एक साथ होने चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाला। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो केस हमें बोला है, अरे नेक्स्ट जो केस हमें बोला है, हम लोगों को बोला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, विथ रिप्लेसमेंट किया। अच्छा इसके बाद करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, चलो विदाउट रिप्लेसमेंट करें, विदाउट
रिप्लेसमेंट। ये कैसे होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे होगा? तो फिर से हम बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में कितने सारे व्हाइट बॉल हैं? बॉक्स में 5 व्हाइट बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, 1 2 3 4 5, और 7 ब्लैक बॉल। वन 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ब्लैक बॉल है। सेम चीज हमें बोला गया है, फर्स्ट टाइम ड्रॉ करना है तो हमें 3 व्हाइट बॉल चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो हमें 3 व्हाइट बॉल चाहिए, ठीक है। तो 3 व्हाइट बॉल, तो यहाँ पर 3 व्हाइट बॉल आ जाए तो हमारा फेवरेबल केस होगा। जैसे 3 व्हाइट बॉल निकल के आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग का ये 3 व्हाइट बॉल गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 3 व्हाइट बॉल गायब हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को इधर लिखते हैं, पहला विथड्रॉ हुआ तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1, 3 balls are drawn and all are white। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो इसका प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर 12 में से 3 बॉल ड्रॉ करना है और 3 ही व्हाइट आ जाए तो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 3 आ जाए तो हमें 5 में से कोई भी 3 ले सकते हैं, तो हमारा फेवरेबल केस होगा। अब बोल रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये जो बॉल विथड्रॉ हो गया ये अब वापस नहीं जाने वाला, मतलब बॉल विथड्रॉन के बाद ये बॉक्स कैसे दिख रहा होगा, ये बॉक्स ऐसे दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है 2 व्हाइट बॉल दिख रहा होगा, ठीक है, 3 विथड्रॉ हो गया और बाकी ब्लैक बॉल दिख रहा होगा, ठीक है, बाकी ब्लैक बॉल दिख रहा होगा। देखो हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को ड्रॉ करके समझाने का ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन अभी बना हुआ है, ठीक है, ये सिचुएशन अभी बना हुआ है। अभी हमें क्या करना है, सेकेंड टाइम ड्रॉ करना है, ठीक है, सेकेंड टाइम ड्रॉ कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी क्या देखना है कि हमें 3 ब्लैक बॉल मिल जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 अगेन ड्रॉ एंड 3 ब्लैक बॉल विल कम आउट, ठीक है। 3 ब्लैक बॉल निकल के आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो ये जो 7 ब्लैक बॉल है इसमें से कोई भी एक निकल के आ जाए तो वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होगा। तो 7C3, कोई भी 3 निकल के आ जाए तो 7C3, क्योंकि 3 बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 7C3 कोई भी 3 बॉल ड्रॉ करना है और हम लोगों का यहाँ पर टोटल बॉल अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी टोटल बॉल 9 है, ठीक है। इसको अभी 12 लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल में काउंटिंग कम हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 बॉल निकाल दिया गया, उसके बाद उस बॉल को रिप्लेस नहीं किया गया। तो इसका मतलब अभी जो भी 3 ब्लैक बॉल विथड्रॉल हो रहा है वो आउट ऑफ कितने सारे बॉल से विथड्रॉल हो रहा है, वो देखो आउट ऑफ यहाँ पर कितने सारे बॉल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल बॉल कितना होगा, टोटल बॉल व्हाइट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ब्लैक है 7, तो ये हो गया 12, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना होगा, व्हाइट है 2, ठीक है, और ब्लैक है 7, तो ये हो जाएगा 9, इसलिए यहाँ पर टोटल बॉल 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में से यहाँ पर ब्लैक बॉल जो है हम लोग यहाँ पर ऐसे करके दिखा देते हैं, ब्लैक बॉल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर ऐसे ब्लैक बॉल दिखेगा, 3 ब्लैक बॉल, 1 2 3,
ठीक है, 3 ब्लैक बॉल हो जाएगा, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 7C3 और 9C3। अब यहाँ पर टोटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब ये दोनों चीज जो है एक साथ होना चाहिए, तो ये दोनों चीजों को हम लोग एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके टोटल प्रोबेबिलिटी 5C3 divided by 12C3 into 7C3 divided by 9C3, 3 to 1, 5, 4, 3, 3 to 1, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 3 to 1, 9, 8, 7, 3, 2, 1। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, कैसे करके कैलकुलेट होगा। ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पर हो गया 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 6 2 12, 20 इंटू 11 मतलब 220। ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हो तुम लोग कैलकुलेटर में। 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, ये 6 और ये 3 और 2 कैंसिल आउट। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया, 2 4 जा 8, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7। तुम लोग चाहो तो पूरा कैलकुलेटर पे करो। ठीक है, ये हो गया, कैलकुलेटर पे कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 35 और इधर हो रहा है मेरा 84। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा शायद, नहीं ये 35 आ रहा है, 7 से 12, 264 और ये 5 हो गया। ठीक है, 264 और ये 5 हो गया। तो हम लोगों का आंसर कितना बोला है, ये देखो 5/264 और 7/968। तो 5/264 मतलब मुझे लगता है ऑप्शन डी है, ये वाला टैली कर लेते हैं। हाँ, 7/968। तो पहले केस का आंसर 7/968, दूसरे वाले का 5/264। तो हम फिर से समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन पूछा था, इसी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग को ये पूछा है कि एक बॉक्स में जो है 5 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, तो हमें 2 बार सक्सेसिवली ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब एक बार 3 बॉल और हर बार 3 3 बॉल हमें ड्रॉ करके बाहर लाना है। तो 3 बार बॉल ड्रॉ किया, फिर 3 बार बॉल ड्रॉ किया। लेकिन पहला हमें ये रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है, जहां पर जो बॉल हम लोगों ने निकाला है वो फिर से हम लोग जो है उसी बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहला 3 बॉल हमारा पहले ड्रॉ में क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों व्हाइट होना चाहिए, दूसरे वाले में तीनों का तीनों ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक चीज तुम लोग को क्या सिखाया, अगर टोटल आउटकम तुम लोग 12 लिख देते हो, ठीक है 12, और यहाँ पर नीचे लिख देते, ऊपर लिख देते हो 5, 5 में से कोई भी एक तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बोलेंगे ये 3 निकल के आए तो ही मेरा फेवरेबल केस है, ऐसा नहीं, फेवरेबल केस मेरा बहुत सारा होगा। ये 5 में से अलग अलग तरीके से कोई भी 3 निकल के आए, तो इसीलिए 5C3। ठीक है, और यहाँ पर भी 12, ये 12 बॉल में से कोई भी 3 मतलब 12C3, टोटल आउटकम ये होगा। अच्छा, इसके बाद अगर 3 बॉल जो है हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लैक हो और हम लोगों ने रिप्लेसमेंट कर दिया हो, तो टोटल बॉल में कोई चेंजेस नहीं है, ब्लैक बॉल 7 है तो 7C3, और दोनों को कंबाइनली प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। फिर दूसरा उसी क्वेश्चन में बोला कि विदाउट रिप्लेसमेंट जो बॉल निकाला जाएगा वो बॉल बाद में बॉक्स में नहीं डाला जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, 12 में से 3 बॉल निकल गया तो 9 बॉल रहेगा। अब वो भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया, व्हाइट में से, क्योंकि पहला व्हाइट का ड्रॉ हो रहा है तो व्हाइट 3 निकल गया और उसके बाद ब्लैक 3 निकलेगा, तो व्हाइट 2 ही रहेगा और ब्लैक 7 रहेगा, यानी टोटल 9 बॉल होगा। 9 में से 3 हमें चाहिए तो 9C3, और ब्लैक बॉल हमें 3 चाहिए सेकंड ड्रॉ में, तो 7C3 हो जाएगा क्योंकि 7 ब्लैक बॉल है। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, तो दोनों केसेस का टोटल प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से निकल गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग फिर से यहाँ पर बॉल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोला है कि देयर आर 3 बॉक्सेस विथ फॉलोइंग कॉम्पोजिशंस। ठीक है, 3 बॉक्सेस है और कुछ कॉम्पोजिशंस इस तरह के हैं, रेड व्हाइट ब्लू, रेड व्हाइट ब्लू का कॉम्पोजिशन है। तो पहले 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, ये हो गया 3 बॉक्सेस। ठीक है, 3 बॉक्सेस। पहले बॉक्स में क्या है, 5 रेड, तो यहाँ पर लिखते हैं
बॉक्स 1, ये हो गया बॉक्स 2, ये हो गया बॉक्स 3। ठीक है, पहले बॉक्स में क्या है, 5 रेड 7 वाइट, 5 रेड, तो 1 2 3 4 5, ये 5 रेड बॉल है, इसमें क्या है 5 रेड, ठीक है, और क्या है 7 वाइट, 7 वाइट, और 6 ब्लू, 6 ब्लू बॉल है, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके बाद ये जो बॉक्स 2 है, 6 ब्लू 8 वाइट, 6 ब्लू 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लू बॉल है, 8 वाइट बॉल है, ठीक है, 8 वाइट बॉल। व्हाइट वाला ड्रॉ करेंगे, व्हाइट में व्हाइट तो दिखेगा नहीं, कुछ अलग कलर ले लेंगे। 4 रेड, 4 रेड, तो 1 2 3 4, ठीक है। बॉक्स 3 में कितने सारे रेड है, 3 रेड, चलो 3 रेड, और 4 व्हाइट 2 ब्लू, और 4 व्हाइट, ठीक है। अब व्हाइट बॉल को कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि मेरा यहाँ तो कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, चलो हम व्हाइट बॉल को एक काम करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू बोल के लिख देते हैं, ठीक है। 7 व्हाइट बॉल है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, 7 ऐसे करके कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही वाला व्हाइट मान लो, ठीक है, मतलब बॉर्डर ब्लैक है और अंदर व्हाइट दिखेगा, ठीक है। 8 व्हाइट बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 4 व्हाइट बॉल है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 व्हाइट बॉल है। तो ये कुछ सिचुएशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक ही बॉल ड्रॉ करना है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर, ठीक है, वो जो है, जो बॉल ड्रॉ होगा वो सेम कलर का होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देयर आर 3 बॉक्सेस विद फॉलोइंग कॉम्पोजिशंस, जो मैंने तुम लोग को काफी अच्छे से ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब बोल रहे हैं इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और अगर हम लोग एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं रैंडमली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर, दे वुड बी ऑफ, दे बोला है मतलब हर एक कंटेनर से एक बॉल ड्रॉ करना है और सेम कलर का हो। मतलब अगर हम लोगों का मतलब क्या हो सकता है, अगर यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किया और रेड बॉल आया तो बाकी दो भी रेड आना चाहिए, अगर व्हाइट आया तो बाकी दो भी व्हाइट आना चाहिए, अगर ब्लैक आया तो बाकी भी ब्लैक आना चाहिए। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री बॉल, क्योंकि एक एक जगह से 3 बॉल निकलेगा, 3 बॉल्स ऑफ सेम कलर, ये हमें चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये बन रहा है, क्योंकि हमें क्या बोला है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे, मतलब वन बॉल, एक्चुअली वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स, ये लिखना चाहिए था, बट यहाँ पर ये दे वाले लैंग्वेज से पता चल रहा है कि मोर देन वन बॉल का ड्रॉ हुआ है, मतलब हर एक कंटेनर से ड्रॉ हुआ है, सेम कलर का होना चाहिए। मतलब कैसे, क्या होगा कंडीशन, मतलब क्या होगा, या तो व्हाइट आ जाए, व्हाइट आ जाए, ठीक है, 3 व्हाइट बॉल और 3 रेड बॉल और 3 ब्लू बॉल, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो जाए तो हमारे लिए फेवरेबल केस है, और है ना, 3 व्हाइट 3 रेड और 3 ब्लू बॉल, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे फुलफिल्ड होगा, तो देखो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो सबसे पहला बात है कि अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं कि हमारे पास तीनों में से व्हाइट बॉल आ जाए तो कैसे काउंट होगा, मतलब ये देखो 7 व्हाइट बॉल में से कोई भी एक आ जाए तो 7 से 1, या फिर हम लोगों का या फिर नहीं, मतलब तीनों में से हमें व्हाइट चाहिए, मतलब तीनों व्हाइट बॉल चाहिए, तो तीनों व्हाइट बॉल मतलब बॉक्स 1 से भी व्हाइट एंड बॉक्स 2 एंड, तब देखो ये 3 व्हाइट बॉल का अगर स्प्लिट करे तो बॉक्स 1 से भी व्हाइट, ठीक है, एंड बॉक्स 2 से भी व्हाइट एंड बॉक्स 3 से भी व्हाइट, ये बात हो रहा है, ठीक है। तो मेरा लैंग्वेज जो है याद रखो, हम क्या बोल रहे हैं, बॉक्स 1 से भी व्हाइट, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स 1 से भी व्हाइट एंड, यहाँ पर एंड होगा, बॉक्स 2 से भी व्हाइट एंड बॉक्स
3 से भी व्हाइट, ऐसा होना चाहिए। तो बॉक्स 1 से व्हाइट 7C1 एंड यानी मल्टीप्लीकेशन बॉक्स 2 से भी व्हाइट तो 8C1 एंड बॉक्स 3 से भी व्हाइट यानी कि 4C1। ठीक है, ये पहला फेवरेबल केस हुआ। ठीक है, ये पहला फेवरेबल केस हुआ, ये होने से भी चलेगा। या तो फिर हमारा ऐसा हो जाए व्हाइट के जगह रेड, यानी बॉक्स 1 से भी रेड एंड बॉक्स 2 से भी रेड एंड बॉक्स 3 से भी रेड आ जाए। ठीक है, तो बॉक्स 1 से रेड आने का प्रोबेबिलिटी 5C1। ठीक है, एंड 4C1 एंड 3C1। ठीक है, 5C1 4C1 3C1। या तो फिर ऐसा हो कि बॉक्स 1 से भी ब्लू, बॉक्स 2 से भी ब्लू एंड बॉक्स 3 से भी ब्लू, ये हो। ठीक है, ये हो तो बॉक्स 1 से ब्लू 6C1 एंड 6C1 एंड 2C1। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए। ठीक है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ हमें टोटल आउटकम्स भी चेक करना है। तो एक बार टोटल आउटकम्स भी लिख लेते हैं। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, जो हम लोग नीचे लिखते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल बॉल यहाँ पर कितने सारे हैं, टोटल बॉल है यहाँ पर, टोटल करते हैं। तो ये हो गया 5 + 7 11 + 7 18, टोटल 18 बॉल है। यहाँ पर टोटल करते हैं 4 + 6, यहाँ भी 18 बॉल है। यहाँ पर टोटल करते हैं 3 + 2 5 + 4 9, टोटल 9 बॉल है। ठीक है, तो टोटल आउटकम क्या होगा, यहाँ पर 18 में से कोई भी एक बॉल ड्रॉ करना है तो 18C1। ठीक है, 18C1 होगा हमारा टोटल आउटकम। ये 18 में से कोई भी एक बॉल आएगा, अगर रेड आया तो बाकी में भी रेड, अगर ब्लू व्हाइट आया तो बाकी में भी व्हाइट आ जाए, ब्लू आया तो बाकी में भी ब्लू आ जाए। या यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी एक ही, तो 18C1 और तीनों एक साथ होना चाहिए ना, क्योंकि हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बॉल्स ऑफ सेम कलर। ठीक है, 3 बॉल्स ऑफ सेम कलर, तो इसके बाद वाला हो जाएगा 9C1। ठीक है, इसके बाद वाला हो गया 9C1 और ये सब मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि एक साथ होना चाहिए। अब करेंगे कैलकुलेशन, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो 18C1 इसका कैलकुलेशन करो तो 18/1 और 9/1, तो 18 into 9 चेक करते कितना आता है, 18 into 9, तो ये हो गया 2916। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आता है 2916, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2916। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो इसका कैलकुलेशन, इसका भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। 7/1 8/1 4/1 प्लस 5/1 4/1 3/1 प्लस 6/1 6/1 2/1। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना होता है। तो 7 into 8 into 4, 7 into 8 7 into 8 into 4, तो ये हो गया 224, यहाँ पर लिखते हैं 224। दूसरा वाला 5 into 4 20 20 into 3 60, तो इसमें ऐड करते हैं 60 284 और ये हो गया 72 6 into 2 12 12 into 6 72, तो अब इसमें ऐड कर लो 72, तो ये हो गया 356। ठीक है, तो ये 356 कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा अब हम लोग चेक करते हैं आंसर किस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन शायद हमें और भी जरूरत है, चलो कोई बात नहीं करके देखते हैं। 356 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। अच्छा फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 89। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को 89 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 89 से डिवाइड करेंगे 4 आ रहा है। अच्छा नहीं, मुझे लगता है मुझे 4 से डिवाइड करके देखना चाहिए। 356 डिवाइडेड बाय 4 89 और ये भी डिवाइड हो जाएगा 2916 डिवाइडेड बाय 4। हाँ 729 और ये हो गया 89, 4 से डिवाइड किया तो 89/729। देखो ऑप्शंस 89/729 यानी कि ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए है। तो देखो
समझाते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन दिया था कि 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स में क्या क्या बॉल है वो भी दे दिया मैंने, टोटल कर दिया। अब बोला है कि हर एक बॉक्स से हमें एक एक बॉल ड्रॉ करते जाना है, तीनों बॉल जो है सेम कलर का हो। तो तीनों व्हाइट आया तो भी फेवरेबल केस, तीनों का तीनों रेड आया तो भी फेवरेबल केस, तीनों का तीनों जो है ब्लू आया तो भी फेवरेबल केस। तो व्हाइट एंड व्हाइट एंड व्हाइट फेवरेबल, रेड एंड रेड फेवरेबल, ब्लू एंड ब्लू ऑल्सो फेवरेबल। ठीक है, अच्छा अब इसका ड्रॉ कैसे होगा? जितने भी सारे व्हाइट बॉल है, अगर हम पहले व्हाइट वाला किस लेते हैं तो उसमें से कोई भी एक आ जाए तो 7C1 8C1 4C1 डिपेंड करता है कि कौन से बॉक्स में कितने सारे व्हाइट बॉल है। ठीक है, ये होना चाहिए, या फिर इसीलिए प्लस लिखा। अगर हम लोग देखते हैं कि रेड का बात होता है तो 5C1 4C1 3C1, या फिर क्योंकि अगर तीनों का तीनों हम लोगों का ब्लू आ जाए तो भी फेवरेबल, 6C1 2C1। ठीक है, ये फेवरेबल केस हो गया। और टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम है हम लोग जब ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने सारे बॉल है उसमें से एक ड्रॉ करेंगे 18C1, उसमें से जो कलर आएगा बाकी का भी हमारा अगर सेम कलर आता है तो ही फेवरेबल होगा, अगर सेम कलर नहीं आता है तो फेवरेबल नहीं होगा। तो 18C1 9C1 नीचे का ये जो है टोटल आउटकम्स इस तरह से काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ऐसे करके कैलकुलेट होना चाहिए। तो इससे हम लोग का आंसर आ जाता है 89/729। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन है 7, लेकिन इसके पहले हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोगों को होमवर्क में देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे जो इसी से रिलेटेड है, अगर वो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 करवाना है मुझे, 9। ये बात, a number is selected from the first 25 natural numbers, what is the probability that it would be divisible by 4 or 7? ठीक है, पहले ये वाला हम बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, 1 से लेके 25 जो नंबर्स है उसमें हमें ऐसे नंबर्स चूज करने हैं कि जो नंबर्स डिविजिबल बाय 4 या 7। तो यहाँ पर लिखते हैं डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 7। तो हम पहले इसको प्रैक्टिकली लिख के दिखाते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज है लिख के दिखाने का। तो 4 से डिविजिबल क्या होगा? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 7 दोनों में हम लोग चेक करते हैं। 1 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 2 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 4 डिविजिबल बाय 4 होगा, 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 6 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 7 यहाँ पर हो जाएगा, 8 यहाँ पर हो जाएगा, 9 नहीं होगा कहीं पर भी, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 यहाँ पर हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 ये भी नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 21 होगा, सॉरी यहाँ 14 भी तो होगा, 14 होगा। अच्छा 14 15 16 17 18 19 20 21 ये वाला आएगा, 22 नहीं होगा, 23 दोनों में से किसी जगह पे नहीं होगा, 24 यहाँ पर होगा। ठीक है, 24 25 दोनों में से किसी जगह पे नहीं होगा। तो ये काउंट करना पॉसिबल था। तो 4 से डिविजिबल हो जाए ऐसे कितने सारे नंबर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। हमें पूछा गया था a number is selected from 25 natural numbers, what is the probability that it would be divisible by 4 or 7? तो probability क्या हो जाएगा? तो टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम मतलब होता है कि क्या क्या टोटल हम लोग का पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो हम लोग अगर 1 से 25 को जब चेक करेंगे रैंडमली तो हमारे पास टोटल 25 आउटकम हो सकता है। ठीक है, और फेवरेबल ये हो गया नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम ये कितने सारे हो जाएंगे 6 या फिर 3, क्योंकि ये अगर डिविजिबल बाय 4 वाले नंबर भी मिल जाए तो भी फेवरेबल, डिविजिबल बाय 7 वाले मिल जाए तो भी फेवरेबल, यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 6 और 3 और मतलब प्लस, तो यहाँ पर हो गया 9, ठीक है 9 हो गया। या फिर ऐसे देख सकते हो, ये देखो ये आ जाए तो भी फेवरेबल, यानी 6/25, अगर ये आ जाए तो भी फेवरेबल। अब ये दोनों में से कोई भी एक को चलेगा, यानी ये दोनों को हमें प्लस कर देना है, किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 4 और 7, ठीक है कैसे हो जाएगा 9/25, ठीक है। और या फिर ऐसे भी करके अलग अलग करोगे तो भी 9/25 ही आंसर आएगा। चेक कर लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9/25, इन्होंने इस तरह से करके दिखाया है 9/25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इतना निकल के आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, ये वाला भी करेंगे। यहाँ पर बोला है, उसके बाद 7th वाला तुम लोग को होमवर्क देंगे। बोला है नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट करना बहुत मुश्किल है, ये तो 1 से 25 था काउंट कर लिया, लेकिन अगर 1000 नेचुरल नंबर्स में से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है पढ़ के देखते हैं। बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5 और 9, ठीक है। तो हम लोग को 1 से लेके 1000 के अंदर ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 और 9, मल्टीपल और डिविजिबल क्या एक ही बात होता है। ये देखो 4 इज डिविजिबल बाय 4, 4 का मल्टीपल मतलब 4 का टेबल याद करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, तो ये होता है 4 का टेबल। मल्टीपल मतलब जो नंबर 4 का मल्टीपल है वो नंबर 4 से डिविजिबल भी होगा, जो नंबर 7 का मल्टीपल है वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। यानी कि बात एक ही है, लैंग्वेज दिया हुआ रहे चाहे डिविजिबल, चाहे दिया हुआ रहे मल्टीपल, ठीक है। अब 5 और 9 से मल्टीपल होगा ऐसे हमें नंबर्स चाहिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं नंबर डिविजिबल बाय, ऐसे लिखेंगे नंबर डिविजिबल बाय 5 और नंबर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाय 5 या फिर नंबर डिविजिबल बाय 9 हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके पता करेंगे, तो हम 2-4 नंबर लिख के दिखाते हैं, ज्यादा तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 7 8 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 18 हो सकता है, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके, क्योंकि 1000 तक ढूंढना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही मैंने यहाँ पर 9 का भी लिखा, बट ये ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहाँ पर ये 1000 होगा, ठीक है। छोटा सा ट्रिक क्या है, हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट रहेगा, जैसे कि लास्ट क्या है 1000 तक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, जो डिविजिबल बाय 5 है, कितना आया 200। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल नंबर हो जाएंगे 200 ऐसे नंबर होंगे जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर ऐसे करके करोगे 1000 डिवाइडेड बाय 9 करना है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 9 में अप्रोक्सीमेशन आएगा। और अप्रोक्सीमेशन को कैसे ट्रीट करना है 1 1 1, ठीक है। फ्रैक्शन को इग्नोर करते हुए तुम लोग को आंसर लिखना है, फ्रैक्शन को इग्नोर करते हुए तुम लोग को आंसर लिखना है। यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो 1 1 1 हो रहा है, फ्रैक्शन को अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1। 111 ऐसे नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 9 होगा। आओ प्रूफ करके दिखाते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर 25 था लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करो 25 डिवाइडेड बाय 4 करो, तो कितना आ जाता है 25 डिवाइडेड बाय 4 करने से कुछ इतना कैलकुलेट होके आता है 25 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आया 6.25। मैंने बोला फ्रैक्शन को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, राउंड अप वगैरह कुछ नहीं करना है, तो 6 नंबर, ठीक है। अच्छा, और 25 बाय 7 कर लो तो 3, तो ये देखो 25 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो भले ही यहाँ पर तुम लोगों का 3.5 आया तो उसे 4 मत कर दो, ये सब नहीं चाहिए हमें, सिर्फ राउंड इंटीजर पार्ट चाहिए, इंटीजर पार्ट। तो 3, ठीक है। 3 नंबर ऐसे होंगे जो कि डिविजिबल बाय 7, तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ये एक
ट्रिक है, इसे हम लोग यूज करेंगे जब हमारे लिए काउंट करना पॉसिबल नहीं है। करना क्या है, डिविजिबल जो भी नंबर है उससे लास्ट नंबर को डिवाइड करना है। 25/4, 25/7, 3 नंबर ऐसे जो 7 से डिविजिबल, 6 नंबर ऐसे जो कि 4 से डिविजिबल। सिमिलरली यहाँ पर वही ट्रिक यूज करके मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि 200 ऐसे नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है या मल्टीपल ऑफ 5 है, 111 ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, अब हमें ये पता करके बताना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा है कि मल्टीपल ऑफ 5 और 9 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक केस और भी जनरेट होता है, यहाँ पर एक केस ये भी जनरेट होता है, हमारे पास ऐसे भी कुछ नंबर है जो कि 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, ऐसे नंबर होंगे। जैसे देखो हम एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 90 जो है वो डिविजिबल बाय 5 भी है, चेक करके देख लो। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और हमारे पास ये 90 जो है वो डिविजिबल बाय 9 भी है। और भी नंबर बताते हैं, जैसे देखो 405। ठीक है, ये भी 1 से 1000 के अंदर आएगा, ये भी डिविजिबल बाय 9 है और डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, और बताते हैं 135, ये भी डिविजिबल बाय 9 है, डिविजिबल बाय 5 है। मतलब यहाँ पर जो नंबर है ना काउंट बाय 200, यहाँ पर भी हम लोगों ने जरूर 90 को काउंट किया होगा और यहाँ पर भी 90 को काउंट किया होगा। तो ये 405 जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ भी लिखा होगा, यहाँ भी लिखा होगा, मतलब जो नंबर दोनों से ही डिविजिबल है वो दो जगह पे आ गए होंगे और इसके लिए डबल काउंट हो गए होंगे। तो हमें वो डबल काउंट नंबर हटाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर सिर्फ और सिर्फ 9 से डिविजिबल नंबर ढूंढना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके लिए क्या ट्रिक करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 जो आता है 45। 9 और 5 का तो एलसीएम नहीं होता है, तो हम लोग कितना लिखते हैं, 9 × 5 मतलब 1 से ऐसे करके, तो ये 45 निकल के आता है। ठीक है, 45 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे करना है, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 5। 9 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं, ऐसे कितने सारे नंबर है, तो कैसे पता चलेगा, जैसे 1000/5 किया, 1000/9 किया, वैसे हमें करना है 1000 डिवाइडेड बाय 45 जो कि एलसीएम से निकल के आया। इसका भी प्रूफ हम दिखा देंगे, ऐसे करने से हमारा सही होता है। मतलब ये देखो फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं तो 22 ऐसे नंबर है कॉमन नंबर जो दोनों जगह पे इंक्लूडेड है। ठीक है, 22 ऐसे नंबर है जिसमें से मैंने 3 नंबर लिख के दिखाए। 22 ऐसे नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 भी है, 9 भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5 और 9। ठीक है, सिर्फ 5 या फिर 9 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल 200, 9 से 11, 111। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, ये देखो 200 नंबर 5 से डिविजिबल, 111 नंबर 9 से डिविजिबल, लेकिन इसमें से 22 जो है इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लोग एक बार माइनस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं तो हो गया ना। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ये देखो 200 + 111। ठीक है, 311 - 22 मतलब 289 ऐसे नंबर है जो कि 5 और 9 से ही डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1000। जैसे यहाँ पर 25 था तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, तो ये 289 डिवाइडेड बाय 1000 चेक कर लो, यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ होगा। ये देखो 289 डिवाइडेड बाय 1000, ये इतना आंसर आना चाहिए 0.29। हम चेक करवा देते हैं, 289 डिवाइडेड बाय 1000, ये देखो 0.289 मतलब 29 होगा। ये देखो 200/1000, 111/1000, 22/1000। ठीक है, अब मैंने इस तरह से किया है, वहां पर इस तरह से करके दिखाया। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो कॉमन नंबर को आउट कर दिया, कॉमन नंबर को एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या हमारा ये कॉमन वाला केस नहीं था, नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जो नंबर 4 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। कैसे चेक करोगे, 4 और 7 का एलसीएम कर लो तो कितना आता है, 1 से ही जाएगा, तो ये आता है 28, इसका एलसीएम कर लिया 28। अब 25 डिवाइडेड बाय 28 करना पड़ेगा जो कि फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन तो इस केस में हमारा इग्नोर है, इसका मतलब 0 नंबर ऐसे हैं, 0 नंबर ऐसे हैं जो कि 4 और 7 दोनों से ही डिविजिबल है, तो इसीलिए यहाँ पर 6 और 3 हो गया। ठीक है, 6 और 3। और अगर ऐसा होता, सपोज करो कि ऐसा होता कि यहाँ पर मान लो ऐसा कोई एक नंबर है, हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, मतलब यहाँ पर 25 एक बार के लिए मान लो कि 4 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, मतलब यहाँ पर हमारा काउंटिंग 4 आ रहा है, यहाँ पर हमारा काउंटिंग 7 आ रहा है। तो जो माइनस हुआ उसका कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं। तो हम लोग के पास टोटल ऐसे कितने सारे नंबर है जो 4 या फिर 7 से डिविजिबल होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलना चाहिए। हम लोग 25 को तो 2 बार नहीं बोलेंगे, तो 10 कैसे होगा? 7 + 4 करो, ठीक है, 7 + 4 माइनस कितना करना है 1, एक ऐसा नंबर है जो दोनों जगह पे है, तो 7 + 4 कितना आता है? 7 + 4 11 आता है, 11 - 1 कर दो 10 आ जाएगा। तो वो माइनस का लॉजिक भी मैंने समझाया कि क्यों ऐसा माइनस हुआ, ठीक है। सपोज कि 25 ऐसा नंबर है जो दोनों जगह पे इंक्लूडेड हो रहा है, एक बार के लिए मान, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 को एक्सक्लूड करने का कोशिश करेंगे, कहीं भी एक बार काउंट करेंगे, या तो यहाँ काउंट कर लो या तो यहाँ काउंट कर लो, 2 बार तो काउंट नहीं करना है। तो 7 नंबर में भी 25 काउंट है, 4 नंबर में भी 25 काउंट है, तो एक बार 25 को हटा देते हैं, इसीलिए माइनस हुआ। मतलब मैंने ये वाला कंसेप्ट भी समझाने का कोशिश किया, जो कि यहाँ से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे नंबर है। तो बोल रहे 22 ऐसा नंबर है जो कि यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी, तो कोई भी एक जगह पे काउंट करो, तो एक जगह से वो माइनस कर दो। तो 22 नंबर्स यहाँ भी काउंट हो रहा है, यहाँ भी काउंट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 22 नंबर्स को एक बार एलिमिनेट कर देंगे। तो 289 ऐसे नंबर्स होंगे 1 से लेके 1000 के अंदर, जो कि डिविजिबल बाय या तो 5 होंगे या तो 9 होंगे, या फिर बोल लो मल्टीपल ऑफ 5 या 9 होंगे, दोनों बात एक है, अलग नहीं है, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला हम लोग सिर्फ क्लासिकल डेफिनेशन से ही कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला हम लोग सिर्फ क्लासिकल डेफिनेशन से ही कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सेट सी का एक सेकेंड, ये आ गया सेट सी, जिसमें हम लोगों ने यहां तक किया 7th नंबर वाला। देखो बोला है कि 1000 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेके 1000 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि मल्टीपल ऑफ 7 या 11 हो, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला तुम लोग इजीली कर सकते हो ये कंसेप्ट सीखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, होमवर्क के लिए। और इसके बाद 8 9 ये सब भी कर सकते हो, क्योंकि सेम कंसेप्ट में है। 8 9 7 8 9 ये तुम लोग क्वेश्चंस जो है करके देख सकते हो होमवर्क के लिए। बस ये 3 हम बोल सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कि तुम लोग जरूर करके देखो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है दिमाग पे जोर देने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो तुम लोग का एनालिटिकल पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू ठीक मैम। है, बाय।